हाँ जी, मुझे मालूम है आपको इस एपिसोड का शदीद इंतजार था, लेकिन चूंकि साइंस का मामला है, सेंसिटिव मामला है, तो मैंने सोचा एक डिस्क्लेमर देता चलूं। बहुत सारे टॉपिक्स जो इस एपिसोड में डिस्कस किए गए उसमें मेरी खातिर खा नॉलेज या तो नेग्लिजिबल थी या फिर ना होने के बराबर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप फर्द वाहिद का ओपिनियन समझ के अपनी भरपूर रिसर्च करके ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, क्योंकि साइंस के साथ ज़्यादा मजाक नहीं कर सकते। इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, इट्स फ्री फॉर ऑल। तो ये बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बाकी आप वीडियो एंजॉय कीजिए। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? लॉन्ग टाइम नो सी। मैं जरा छुट्टियों पे गया हुआ था, लिल गंजी की पहली सालगिरह थी। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम कैसे गुजरा पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस यू सेंड टुवर्ड्स हिम। और बड़ा दिल दुखता है यार, बच्चे को छोड़ के वापस आना। वो बेचारा स्ट्रोलर से पलट पलट के देख रहा होता है कि अभी तो मेरा बाप यहाँ खड़ा था, अब कहाँ गया। सो वो थोड़ा सा डाउनर होता है शुरू के 2-3 दिन का। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक में था, फिर मैं सोचा लेट्स रीस्टार्ट थिंग्स विद अ बिग बैंग। एंड ऑफ कोर्स पहले होता था कोई भी वीडियो डालो नीचे बस आता था जिन स्टोरी जिन स्टोरी जिन स्टोरी। उसके बाद ओवरटेक कर लिया गया जी, आर वी अलोन का पार्ट 2 कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। बहुत लोग मैसेजेस करते थे। मैं भी थोड़ा सा एक गैप देना चाह रहा था, ज़ाहिर है और मज़ीद चीज़ें आएँ। और ताकि ये कि सो वी कैन हैव मोर टॉपिक्स टू डिस्कस अबाउट। तो फाइनली मैंने आज सोचा इट्स अबाउट टाइम वी शुड हैव उसामा बैक इन द स्टूडियोज। मगर उससे पहले आप में से जो लोग पेट्रियन पे सपोर्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स दिस चैनल, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। वहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मेंबरशिप का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जो है मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं। सिमिलरली यूट्यूब पे भी मेंबरशिप का ऑप्शन मौजूद है। मैं सोच रहा हूँ कि अब हर चीज़ जो है ना सबके लिए नहीं, कुछ मेरे जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा एक्सक्लूसिव माल होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना वीकली बेसिस पे लाइव सेशंस करूँ ओनली फॉर मेंबर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेंबरशिप आप ले सकते हैं। पेट्रियन पे तो जो ऑलरेडी हैं वो भी इसका पार्ट हो सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। और यू फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में आप स्टार्स भी देख सकते हैं। भाई कितने ऑप्शन है यार पैसे मांगने के। खैर भाई, ये सब होता है तो ये सब होता है, आपने देखी है सारी जर्नी। खैर विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लॉन्ग टाइम नो सी भाई। माशाल्लाह उसामा का भी चैनल जो है आप सबने देखा ही है कि जोरों शोर से। कितने सब्सक्राइबर हो गए 27,000 यार? क्या है यार, 50,000 नहीं किए अभी तक यार। बस इसके बाद कराते हैं 50,000 बाकी। इंशाल्लाह। यहाँ कैसा चल रहा है उसामा भाई? कहाँ हैं आपके एलियन दोस्त? पहुंचे नहीं अभी तक? आ गए थे पाकिस्तान में, पायलट को हमने डरा के छुपा दिया ना यार उनको। हाँ, उसका जरा बताओ पहले यार। पीआईए पायलट ने एक ऑब्जेक्ट फिगर किया ना एयर के अंदर, स्काई के अंदर उनको नजर आया। अब हाँ उसके ऊपर अब देखें, पायलट जो होते हैं ना, हम अपनी फील्ड से वाबस्ता हैं, जो जिस फील्ड में है, तो हमें पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो जब पायलट ने वो देखा, उसको बड़ी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट लगी। उसने कैमरा निकाला, बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है। अब वो इतना पाकिस्तान में तो कभी आया ही नहीं है ना। हम तो हाँ बावले हो गए, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि यार जब आता है यूएस के अंदर आता है, उनसे ही प्यार है, हमारे पास है नहीं। हाँ। मैंने कहा था कि आएंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लास्ट पॉडकास्ट में, तो उसके बाद आ गए। तो जब वो उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। सही। अब नॉर्म है, हमारा सोसाइटी नॉर्म है ना, कोई भी चीज़ देखो वीडियो बनाओ। वीडियो बनाई, बैकग्राउंड वॉइसेस भी आ रही हैं, जाहिर सी बात है। कॉकपिट के अंदर जो पायलट्स होते हैं वो देख रहे हैं, उनको पता है नहीं चल रहा क्या है। अब वो मीडिया ने इस तरह पकड़ा कि वो पायलट बेचारा खुद घबरा गया। और लेंटिक्यूलर क्लाउड एक होता है, उसने फिर बाद में जो उसकी तशरीहात आई थी कि ये वो था। तो देखें पायलट, वही बात है ना, उनको तो पता है क्या नहीं है। लेकिन अब हमें यहाँ समझना है कि आप जब एक बंदे को इतनी पॉपुलैरिटी दे देते हो, पापा राजी उसको पिक्चर्स ले रहे हैं, मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे हैं। एक मीडिया पे भी इंटरव्यू नहीं आया पायलट का, अगर हाँ आपने नोट किया हो तो। हाँ क्योंकि वो डर गया ना। उसने बोला यार मैंने तो एक वीडियो बनाई कि चल भाई वायरल हो जाएगी, थोड़ी सी मिल जाएगी। यहाँ तो ये घर के बाहर डेरे डाल के, ऐसा ही होता है और क्या हाँ। होता है। और फोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, सर इंटरव्यू और ले हर रहे हैं। किसी को आता भी नहीं किस तरह डील करना है। डील करना है, घबरा जाता है बंदा, एंजाइटी में आ हाँ जाता है। हाँ। तो फिर जाहिर बात है, उसने कहा यार वो बट बादल डोंट यू देख लिया थिंक था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अमेरिका वगैरह में भी हम अक्सर सुनते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं, मैन इन ब्लैक में भी हमने देखा कि जहां एलियन आता है काले सूट वाले आ जाते हैं कि इससे पहले मीडिया तक पहुंचे मेमोरी इरेज कर दो। सो हाँ, डोंट यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मे बी मैं भी पाकिस्तान में कोई सीक्रेट सोसाइटी हो बिल्कुल। एलियन की पहुंचाई हुई, हम्म। जो कि ह्यूमन फॉर्म में हो, हम्म। हम हमारे पास आसपास घूमते हो, क्या पता असेंबली में भी हो। यू नेवर नो। है नून नून लीग के मेंबर हो, यू डोंट नो। एग्जैक्टली। सो ये भी तो पॉसिबल है कि किसी ने किसी हायर अप से
सर जब 9 नंबर से कॉल आती है ना तो अच्छों की हवा निकल जाती है। तो मे बी किसी हायर अप से फोन आई हो कि बेटा ये अब तो तूने डाल दी, ये हम जो है ज़रा यहाँ पे जो है ना चाइनीज़ के साथ मिल के हम एक एलियन प्रोग्राम कर रहे थे, तूने कैसे डाली, आइंदा मत डालना या मीडिया पे मत आना। डोंट यू थिंक दैट्स अ पॉसिबिलिटी? एग्जैक्टली, बल्कि बहुत ही ज़्यादा देखे ना, यूएस के अंदर प्रोजेक्ट ब्लू बुक, ठीक है, अगर उसकी सीरीज भी बनी हुई है, अगर कोई देखना चाहे, प्रोजेक्ट ब्लू बुक, ब्लू बुक, ओके, उसके ऊपर सीरीज भी बनी हुई है, बहुत, उसका एक सीजन आ गया और वो डॉक्यूमेंट्स थे। अब होता क्या है कि हम या तो रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल पाते ना, तो हम आगे सोचते ही नहीं है यार, एक आया रोड पे, कौन सड़क के गड्ढे देख लो या आसमानों की तरफ देख लो कि कुछ उड़ रहा है, सीधी ठीक बात है, हमारे मसले ऐसे हैं। तो तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मसले यही हैं। अब यूएस के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे राइट टू नो भी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उनको पता है। वो सभी क्या वो कोर्ट से ऑर्डर लेके और वहाँ पे वो बोल सकते हैं कि यार हाँ क्या आप इन्फॉर्मेशन क्या छुपा रहे हैं, और अगर वो नेशनल सिक्योरिटी को नहीं करती तो वहाँ पे मिलती है, तो उनको इवेंचुअली हर चीज़ डीक्लासिफाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो बड़े जवाब दें। ठीक है, अभी हमने इलेक्शन के अंदर देख लिया कि वो कितने अवेयर हैं अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस को लेकर और कितने सेंसिटिव हैं। सही। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट ब्लू बुक एक पूरी की पूरी डीक्लासिफाइड फाइल्स हैं, जिसके अंदर फिजिक्स के एक प्रोफेसर को, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनकी और एक एयरफोर्स के ऑफिसर की ड्यूटी थी कि आपको ये जो फिनोमिनाज हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट ब्लू बुक के हिसाब से जो गवर्नमेंट्स को भी समझ नहीं आ रहे, जिसके अंदर एक बहुत मशहूर केस है, वॉशिंगटन के ऊपर यूएफओ एकदम बहुत सारी मल्टीपल आ गई थी, डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। यूएफओ कब की बात है? सन याद नहीं है मुझे, पुरानी बात है, 90s की बात है, और उस वक्त जब कोल्ड वार चल रही थी रशिया और यूएस के दरमियान बहुत जोरों शोरों से। तो वो अब देखें, नेशनल के मसले होते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी के, कि यार ये कहीं रशिया तो कोई टेक नहीं कर रहा, उससे पहले हिटलर तक, कि कहीं हिटलर की तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जब से चलता हुआ रहा। और आपको पता है कि मुल्क एक दूसरे से शेयर नहीं करते, एक का मोटिव, एक का अल्टीरियर मोटिव अलग ही होते हैं। सास बहू वाली जो मिसाल है, घर के अंदर बैठी हुई हैं और आपस में सही लग रही है और दुनिया के सामने हंस हंस के मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो पूरी दुनिया है वो भी ऐसे ही चलती है। सही। अब जब प्रोजेक्ट ब्लू बुक डीक्लासिफाई हुई, उसके बाद उसके अंदर जो है कि प्रोफेसर की ड्यूटी थी कि वो एयरफोर्स के साथ मिलके इसको लॉजिकल वे में लाए, जो भी हो रहा है, कि अगर कोई उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट देखा तो ये क्लाउड हो गया, सही है, ठीक है, तो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है वो आती है। इसके ऊपर पूरी सीरीज बनी हुई है। तो हमारे यहाँ भी बहुत हद तक मुमकिन है कि कहीं पैनिक ना हो जाए, और हम तो कितना पैनिक, एक छोटी सी यूएफओ के अंदर जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं स्पेस क्राफ्ट या एलियन क्राफ्ट नहीं कह रहा, उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो हमारी नेशनल न्यूज बन गई, ठीक है। तो इस किस्म के पैनिक को फैलाने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोग्राम तो रखती है ना, आई एम श्योर, तो वो होगा और इंफॉर्मेशन कंट्रोल सारे गवर्नमेंट हर जगह करती है। exactly. यूएई में भी बड़ी चीजें हो जाती हैं, न्यूज तक आती नहीं है। हम तो वहाँ रहते थे, हमें पता होता था क्या क्या हो रहा है। इसी तरह जो है रीसेंट एग्जाम्पल देख लें, और बहुत अच्छी मिसाल है, एंड जो मोटरवे का वाकया हुआ था, जो रेप केस हुआ था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड भी हो गया, सज़ा भी हो गई। जो सबसे देखिए जो हुआ वो तो ज़ाहिर है अनडिनाइबली बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, और जितना कंडेम करें कम है। मगर उस वाक़ये के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे लिए एग्जाम्पलरी है, और ये रिवायत कायम रहनी चाहिए, वो ये कि उस लड़की की आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं हुई। वरना यहाँ तो कैमरे लेके मुंह पे पहुंचे हुए होते हैं, सरप्राइज सही है, मुंह पे पहुंचे हुए होते हैं। अब कोई कह रहे हैं कि भाई वो कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली वगैरह वगैरह, जो भी है, जो भी है, एक अच्छी रिवायत है, क्योंकि जिसके साथ वाकया हुआ है फिर आप कैमरे लेके घुस के जो है ना और अगले को जो तरह करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल तो की जा सकती है अगर करने पे आए तो करते ही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रहा था अभी, जो तुमने ये बात की ना अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की, अभी मैंने पिछले दिनों 2 थ्योरी सुनी। एक थ्योरी तो ये है कि इलॉन मस्क जो है ना, वो खुद एक एलियन है और वो यहाँ फंस गया है। अब एक उसके लिए स्पेसक्राफ्ट देखिए, स्पेसक्राफ्ट आज के दौर में आप छुप के बना नहीं सकते, उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत सारा मैन पावर चाहिए, आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रॉकेट को उड़ाने को। कहा यह जा रहा है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो खुद एक एलियन है जो यहाँ इस दुनिया में फंस गया है, और उसने, चूंकि वो एलियन है, ही इज सो स्मार्ट कि उसने पेपैल बनाया, बिलियनियर बना, उसने टेस्ला बनाई, टेस्ला बना के जो है वो गुड बुक्स में आ गया पूरी दुनिया के। इस वक्त ही देखो, एक बिलियनियर बेजोस भी है, उसको पूरी दुनिया गालियां देती है कि वो जालिम है,
कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हगने नहीं देता, मतलब वो पैम्पर्स पहन के कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी इतनी सख्त ड्यूटी होती है। बहुत सारों ने तो वो पहने होते हैं, एंकलेट्स पहने होते हैं जिसपे करंट लगता है। अगर उनको ये एक टास्क दिया है कि जी उसामा कलार का जो है मैकबुक का ऑर्डर है, तो अगर उसने डिले किया वो पकड़ने में, वो फेच करने में, तो उसको करंट लगेगा। तो बड़ा जालिम समझा जाता है। लेकिन इलॉन मस्क हम सब की गुड बुक्स में मीम्स शेयर करता है, ही इज़ मोर लाइक अस, वी फील वेरी कनेक्टेड। तो उसने गुड बुक्स में तो हमारी आ गया, और उसने हम सबको मार्स का ख्वाब दिखा के हम सबको अलाइन कर लिया। असल में जाना उसने है क्योंकि वो यहां से नहीं है। एक थ्योरी है। दूसरा ये कि वो जो स्टारलिंक इसका जो प्रोग्राम है, छोटी छोटी सैटेलाइट्स का जिनके थ्रू इंटरनेट पूरी दुनिया में दिया जाएगा। एक क्लिप मैं देख रहा था यूएस का, वहां पे कोई 14-15 स्टारलिंक्स की जो जो सैटेलाइट्स थी स्ट्रेटोस्फेयर पे घूम रही हैं और वो विजिबल है नेकेड आई को। तो उसके नीचे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था, वो ये था कि अब जितनी भी यूएफओ आएंगी वो लोग समझेंगे स्टारलिंक है। तो इसके स्टारलिंक बनाने का मकसद ये था कि कल को कुछ भी नजर आए, अरे वो तो हाँ इलॉन का ही जा रहा है कुछ, तो लोगों के अंदर से वो खत्म हो जाएगी, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, पहली वाली जो अपनी थ्योरी है ना, वो इंटरेस्टिंग है बात करने में। हो सकता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, हो सकता है कि रियलिटी हो सकता है। सही, पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए। आप शिद्दत पसंद हो गए तो फिर आप जिस चीज़ के अगेंस्ट हो वही आप कर रहे हो, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि अगर हम अगर जिन वाली, एलियन वाली थ्योरी लाते हैं, तो और जो इंसानों के साथ मिलकर वो इस अपनी टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि एलॉन मस्क इस किस्म का, वैसे कुछ बंदा मुझे ऑफ लगता है ना ऑफ लगता है उसको। जब भी जो रोगन पे देखो वो बड़ा अजीब, जॉय रोगन के अलावा उसको कहीं पे भी देखो, उसका बात करने का अंदाज, मतलब आपको एक फीलिंग आती है कि कुछ ऑफ है भाई। ठीक है, अब जकरबर्ग भी बड़ा ऑफ है, जकरबर्ग भी ऑफ है, वो तो रोबोट लगता है मुझे। वो तो बिल्कुल एकदम कोई इमोशंस ही नहीं है। और वो उसकी तो लिजर्ड पीपल वाली थ्योरी भी हाँ, उस पे भी आते हैं हम जरा रेप्टिलियंस तो एलोन मस्क हो गया, जुकरबर्ग। अच्छा, आप देखें दूसरे सारे ऐसे नहीं होते। बिल गेट्स को देखें, बड़ा एक्टिव है, आपको लगता है ह्यूमनली उसके अंदर आपको एक वाइब्स मिलती है कि हाँ कुछ इंसानियत है। बेजोस है, ठीक है, इंसान ऐसा ही है, जालिम है इंसान पावर में आता है, हल्के को हवालदारी मिल जाती है, वो पागल हो जाता है। ठीक है, या आप दूसरी मिसालें देख लें, वो रिचर्ड बैरिसन है, आपको लगता है वो हरकतें कर रहा है, इंसानों वाली हरकतें करते ना। एक जुकरबर्ग छोटे से घर में रहता है और बड़ा ही एक बेटी है और बड़ा ही लिमिटेड उसका है, या एलॉन मस्क, ये दोनों बड़े ऑफ लगते हैं। और मज़े की बात है कि इस वक्त दुनिया के जो होमोड्यूस जो टर्म है, जो हरारी ने दी है हमें, उसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ें कि टेक्नोलॉजिकल वे में गॉड बन रहे हैं, वो दोनों यही लगते हैं, ये करते हैं, मतलब जिनकी आंखों के इशारों पे कानून बदल जाते हैं। ठीक है, एक लॉ चल रहा था, क्रिप्टो एक बड़ी स्टेबल चल रही थी, एलॉन मस्क ने बोला आओ खेलते हैं। पावर ऐसे ही डॉज कॉइन को कहाँ पे कहाँ ले गया। पावर टेस्ट करनी पड़ती है ना, पावर तो उनके बारे में कुछ ऑफ है। तो पहली थ्योरी में आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार फैक्ट्स तो नहीं है, पता तो है नहीं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि यार कुछ ऑफ है। अच्छा, जो दूसरी वाली थ्योरी ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह मैंने प्रोजेक्ट ब्लू बुक का आपको बताया कि यार हमारे पास डीबंकर्स के लिए कुछ होना चाहिए। देखिए ना, सोसाइटी इस तरह ही काम करती है ना, तवाजुन में। पहले यूएफओ के जो यूएफओ देखते थे या जो इसकी बात करते थे उसको बड़ा रिडिक्यूल किया जाता था। आप देखें सोसाइटी किस तरह चेंज हो रही है। आप इंटरनेट पे उठा के देख लें, डी बंकर बैठ के ऐसा रिडिक्यूल कर रहे होते थे कि अब यूएफओ, अब तुम बोलोगे अर्थ इज फ्लैट। ठीक है, तो वो जोड़ देते थे और रिडिक्यूल आपने किया तो मॉरल डाउन किया, खत्म हो गई कहानी। 2011 में वीडियोस लीक हुई यूएस एयरफोर्स की, उसके डी बंकर हैं, आप जाके देखें 2011 के अंदर उसके डी बंकर्स कितनी मेहनत से और कितने बायस होके कह रहे हैं कि झूठ है। ठीक है, वीडियो फेक है, सारी चीज़ें हो गई। 2019 के अंदर यूएस के पेंटागन से, उनको तो बताना है ना पब्लिक को, वो रिलीज हुई कि भाई नहीं ये है और हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये जो फिजिक्स के लॉ को डिफाई कर रही है। पूरा आप स्टेटमेंट पढ़ें, उसके बाद एकदम चुप साध गए। किया भी उन्होंने कब है कि पेंडेमिक के बीच में। अब जरूरी नहीं है कि इस वजह से उन्होंने पेंडेमिक करवाया हो, इतनी कॉन्स्पेरेसी में नहीं पढ़ना, मौका मिला, मौके पे चौका लगा दिया कि लोग वैसे अपनी जान के लाले पड़े में, हाँ ये बोलेंगे चल। इसके बाद फिर उन्होंने जो अभी किया है ना पेंटागन ने, वो यूएफओ की जितनी भी उनके पास फाइल्स थी ना, वो सारी डीक्लासीफाई की हैं, जिसके ऊपर हमारे एक मैं पढ़ रहा था, सारी फाइल्स तो जाहिर बात है कि पढ़ना मुमकिन नहीं है, कुछ ढूंढ रहा था हिमालय के ऊपर भी, हिमालय की जो पूरी ये जो पट्टी चल रही है, इंडिया तिब्बत पाकिस्तान,
इसमें भी जो पहाड़ों के ऊपर यूएफओ की बातें हैं। अच्छा, मेरे से एक रिपोर्ट मिस हो गई, मैंने सेव करके रखी हुई थी कि पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी इनकाउंटर्स किए हैं यूएफओ। और उनकी एक फाइल थी, वो मतलब होगी पब्लिक, उसमें होगी, मुझे गूगल से मिली थी, मैंने पढ़ा था उसके अंदर कि हमारे पास भी ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन बात वही है कि यार रोड देख लें या आसमानों की तरफ देख लें। तो हाँ, जो एक कवर है जो डीबंकर्स को प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया जा रहा है कि यार कुछ भी है स्टारलिंक, अभी मैं देख रहा था डिब्रीज स्टारलिंक की जो ओशन के अंदर जा रही थी, पूरा स्काई उन्होंने ब्लू लाइट अप किया हुआ था और वो जमीन की तरफ आ रही थी। इस तरह एक यूएस के एक शहर के अंदर जब स्टारलिंक लॉन्च हुआ था तो उसने बड़ी एक अजीबोगरीब ना किस्म की वीडियो है कि आप देखेंगे कि हॉलो बना हुआ है उसके गिर्द और वो धम धम करके ऊपर जा रही है। वो वीडियो सबने विटनेस की, उसकी वीडियो आई, ट्विटर पर चर्चा होना शुरू हुई, ट्रेंड्स बने उस पर कि भाई ये क्या है। फिर वो स्टारलिंक वाली एक्सप्लेनेशन आ गई कि यार ये तो स्टारलिंक ने सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो ये बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हाँ एक कवर दे दिया जाए, अब यूएफओ आए जाएं कुछ भी। अच्छा, तुमने देखा स्टारलिंक देखा होगा, होता है ना, आप कहीं भी बात कर रहे होते हैं। मैंने जो मेरा इनकाउंटर मेरा भी है यूएफओ, मैंने एक बार देखी, आयशा मंजिल के होटल पे बैठा हुआ था मैं, और फेडरल एरिया में यूएफओ क्या कर रही थी? चाय पीने पता आई नहीं, थी? और बहुत पुरानी 10 साल पुरानी बात है ये, और चाय पी रहे थे मेरे प्याला दोस्तों होटल के पे आई साथ। थी, चाय पीने आई नहीं, थी? आयशा मंजिल के ये कोई, अब तो वो अच्छा होटल अच्छा, भी बंद समझ हो गया गया। है, भैया कैफे वैफे उधर खुल गया क्या होता, मुक्का चौक आई हो भाई से मिलने, है भाई। भाई का खिताब सुनने आए एलियन। अबे एलियन आ गए भाई का खिताब सुनने, वाह भाई वाह, राइट। तो अच्छा, बैठे हुए भी ना लोग साथ होते हैं। अब पहली जब आप इस चीज किस्म की चीज इनकाउंटर करते हो, मैं ना छतों पे मैंने बड़ा टाइम स्पेंड किया है अपनी, तो मैंने टूटे सितारे शायद अपने घर में सबसे ज्यादा मैंने देखे हैं। सही। तो एक एक चीज होती है, वो आता है और शक करके गायब हो जाता है। हम बैठे हैं, मेरा दोस्त था लंदन से आया हुआ था, डॉक्टर था एमबीबीएस, एक म्यूजिशियन बैठा हुआ था, मतलब कोई बॉन्कर नहीं बैठे हुए थे, कोई भी कॉन्स्पेरेसी पे बिलीव कर लें। आसमान की तो निगाह पड़ी, मेरी तो नहीं पड़ी थी, दोस्त की पड़ी, पर ये क्या है, ऊपर की तरफ देखा तो यूं यूं एक येलो वाइट कलर की ऑब्जेक्ट क्लाउड्स के अंदर घूम रही है और आ रही है और जा रही है, और फिर एकदम शायद मुश्किल से 2-3 सेकंड ही नजर आई हो। फिर वहां पे यार ये क्या था, शायद टूटा, अबे भाई टूटा तारा तो यूं जाता है, डिस्कशन शुरू हो गई। अब पता ही नहीं है, आई गई हो गई। तो ये एक अच्छा, अब आप ये चीज़ें जब एक्सप्लेन करते हैं ना, मैंने जो देखा मुझे पता है, मैंने एक वाइट रोशनी देखी जो मूव कर रही थी। इस तरह के इनकाउंटर्स आप फिशरमैन, जब आपके जितने भी हैं, आप मछेरों के पास जाएं और उनसे उनकी कहानियां सुने, तो वो आपको ये कहानियां बताते हैं, उन्होंने इस किस्म की ऑब्जेक्ट्स देखी भी होती हैं। तो क्योंकि वो डीप समंदर में होते हैं और वहाँ पे इतना अंधेरा होता है कि आसमान की क्लैरिटी नज़र आ जाती है। बहुत ज़्यादा होती है। और अभी पिछले दिनों मैं ये टीम मेंबर्स के साथ इब्राहिम हैदरी गया था, वहाँ पे जो फिशरमैन थे, तो वहाँ के लोकल्स हमें बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे भी फिशरमैन गुजरे हैं जो सितारे देख के तो ट्रैवल करते थे, तो खैर हिस्टोरिकली इंसान हमेशा ऐसे ही करता रहा है, नॉर्थ स्टार को देख के वगैरह वगैरह, मगर ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो कि वैसे बिल्कुल अनपढ़ थे, उनके पास कोई तालीम वगैरह नहीं थी, मगर प्रैक्टिकल लाइफ का इतना उनके पास तजुर्बा था कि वो सितारों को देख के और बादलों की मूवमेंट से, वायरलेस होता था घर पे, बताते थे कि तूफान आने वाला है, अंदर हो जाओ, और वो आता था। सुनामी भी प्रेडिक्ट किया था एक बंदे ने इस तरह, सितारों की मूवमेंट देख के। होते हैं ना, अब देखें इंसान डेवलप करता है। अब हमारे यहाँ जो मसला है ना, हम जब भी कोई नए आइडियाज़ पे बात करते हैं, हमारे क्या पूरी दुनिया का मसला है। या आइंस्टाइन जब आया था उसको रिडिक्यूल किया था, या एडिसन को रिडिक्यूल किया था। कोई भी नई चीज़ लेके आता है, कोई भी नया आइडिया लेके आता है, उसको रिडिक्यूल किया जाता है, एक क्योंकि सोसाइटी नॉर्म नहीं है ना, तो क्या बात कर रहे है तू, कैसे कर रहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बिलीव जो हम मानते हैं उसको चैलेंज करने की। तो चाहे मीडिया हो, चाहे मजहबी जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी फील्ड हो, चाहे साइंस हो, उसके अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं कि एक शिद्दत पसंदाना कल्चर लाजमी चल रहा होता है। आप किसी भी नई चीज़ को पहले रद्द करते हैं, और हर किसी ने कोई ना कोई बड़ा भाई अगर हम अपने पैगंबरों की जिंदगी देखें तो वो अल्लाह का जो मैसेज लेकर आए तो शुरू में उनका मजाक उड़ाया जाता था, तशद्दुद किया जाता था, हमारे बिलीफ को तूने चैलेंज कैसे किया। हाँ ठीक है, तो ये इंसान की एक आम बात है। जिस तरह हमने जो क्वांटम फिजिक्स है इस वक्त जो चल रही है, क्वांटम रियलिटी, क्वांटम वियर्डनेस जिसको कहते हैं, ठीक है, जब ये जो चीज़ें आई ना, ये सब शुरू हुआ था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू हुआ था, थोड़ी रियलिटी पे बात कर लेते हैं। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शुरू कैसे हुआ था कि एक था डच साइंटिस्ट ह्यूगन, वो कहता था कि जो लाइट है वो है वेव्स,
न्यूटन भाई कहते थे कि लाइट जो है वो है पार्टिकल्स। अब इसको तजर्बा कैसे किया जाए, तो एक थॉमस यंग एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि एक डब्बा बनाया, उस डब्बे के बीच में 2 स्लिट मारी अंधेरे डब्बे के अंदर, और कहा कि हम देख लेते हैं कि ये बिहेव किस तरह करती है लाइट, और हमें पता चल जाएगा कि ये है कि आप देखें अंधेरे डब्बे के अंदर 2 लाइनें अगर मैंने बना दी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस डब्बे के अंदर क्या होगा। सन लाइट आ रही है तो उस डब्बे के अंदर किस तरह की लाइट शो होगी आपको दीवार पे, शैडो, मतलब या रेनबो, हाँ, 2 लाइनें, दो ऑफ लाइनें कोर्स, नजर हाँ। आएंगी। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना, इसने साइंस को चेंज कर दिया। अब हुआ क्या कि जब आप उस डब्बे के अंदर देखते हो जहाँ पे 2 लाइनें आ रही हैं, वहाँ पे 2 लाइनें नहीं आ रही, स्लिट से 2 रोशनी की लाइनें नहीं आ रही, बल्कि मुख्तलिफ कलर्स के रेनबो आ रहे हैं। सही। ठीक है, अब यहाँ समझ आ गया कि भाई ये जो लाइट है ये वेव्स की तरह बिहेव करती है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। और वेव्स जो होती हैं, आपको पता है सूरज का कलर क्या है, क्या कलर है आपके साथ? वाइट। वाइट। और जो हम देखते हैं हमें पीला नजर हमें आता है। पीला नजर आता है। हाँ, वो वजह इसकी ये होती है कि जो सूरज के जो लाइट्स होती हैं, वो सारी लाइट्स होती हैं सूरज के अंदर ना, तो उसमें कुछ रंग की वेव लेंथ होती है, वो छोटी होती है, तो वो दुनिया तक हम तक पहुंचती ही नहीं है। हाँ, वो हम तक पहुंचती नहीं है, तो जो दूसरे कलर बचते हैं जो वेव लेंथ में आते हैं, हाँ, वो मिक्स करके येलो बना देते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई 2 लाइनें नजर आएंगी, लेकिन उसको एक पूरा के पूरे डॉटेड नजर आया। अब वेव होता क्या है कि आप समंदर में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स बनाते हैं ना, रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट, वेव्स बनती हैं। अब 2 पत्थर आप एक साथ फेंक देंगे तो क्या होगा कि वो दोनों वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, कहीं हाँ, कहीं एक दूसरे के हाँ, ऊपर आ जाएंगी, कहीं नीचे आ जाएंगी, और एक बड़ी किस्म की ना वेव्स बना देंगी अपने सामने। अब ये जो इफेक्ट होता है ये वेव्स का होता है। अब लाइट वेव में करना शुरू हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। फिर आगे जाके किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो लाइट तो वेव्स पे बिहेव कर रही है, अगर हम पार्टिकल्स को, जिसने सारे फिजिसिस्ट जो है ना उनको सर चकरा के रख दिया कि अगर हम मैटर को इन स्लिट से निकालें तो सामने जो पैटर्न बनेगा वो कैसे बनेगा। अब हुआ ये, आप इन्हीं स्लिट से आप समझें कि आप बॉल, मेटल की बॉल शूट कर रहे हैं, तो वो सामने दीवार पे जाके चिपक रही हैं, 2 लाइनें बना रही हैं। अब इस मेटल को उन्होंने ये किया तो देखा कि हाँ भाई 2 लाइनें बन गई। अब इस मेटल को वो ले आए इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस फॉर्म में। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को शूट किया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी मैटर होता है ना, बाहर तो उसको जाके 2 लाइनें ही बनानी चाहिए, नहीं, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने वेव वाला फंक्शन दे दिया। सही। मुझे पता है थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन हमें ये समझना, सिमुलेशन थ्योरी के लिए जो बोलते हैं ना, सही है। उसके लिए समझना जरूरी है कि रियलिटी है क्या। अब वो जब वेव्स की तरह पैटर्न आ गया, इलेक्ट्रॉन का साइंस से सर पकड़ के बैठ गया कि ये कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि हम एक सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ शूट कर रहे हैं तो शायद ये कोलैप्स करके हाँ, वो बना रहे हैं, वेव बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो छोड़ो, एक एक करके करते हैं। उन्होंने एक एक करके इलेक्ट्रॉन शूट किया। भाई जब एक एक करके भी किया तो वही वेव आ गया। साइंटिस्ट सर पकड़ के बैठ गए कि ये कैसे मुमकिन है। तो अब फिर साइंस उस वक्त तक इतनी तरक्की कर चुकी थी कि अब उसको मेजर कर लिया जाए कि देखे तो सही कि ये पहले वाले सुराख से जा रहा है या दूसरे वाले सुराख से जा रहा है इलेक्ट्रॉन। और अगर ये जा रहा है तो हो सकता है कि कोई हमें ऐसी चीज़ हो जो हमें पता ना हो कि ये एक सुराख से जा रहा है और दूसरे सुराख से जा रहा है, और आपस में उन्होंने कोई बात की भी हो। अब जब इन्होंने समझे कि ऑब्जर्वर डिवाइस या कैमरा समझ लें, सही कैमरा नहीं था, वो मेजरमेंट डिवाइस थी, जब वो लगा के सेम एक्सपेरिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना शुरू किए तो इस बार उन्होंने वेव नहीं बनाई, इस बार उन्होंने 2 लाइनें बनाई। यहाँ पे आ गया सबसे बड़ा सवाल, क्या इलेक्ट्रॉन अवेयर हैं कि आप उनको देख रहे हो? ओह शिट। है ना, अब आया ना, इतनी बोरिंग स्पीच का मकसद ये था कि समझ आए कि हो क्या रहा है। अब वो सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन्स को पता हो कि उनके साथ हो क्या रहा है। फिर थ्योरीज आना शुरू हुई, जो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है, स्क्रोडिंगर, पता नहीं क्या नाम है, श्रोडिंगर कैट, वो उसकी थ्योरी आई, सुपर पोजिशंस की थ्योरी आई, और ये सारी फिर थ्योरीज ने जन्म लेना शुरू किया कि भाई चूंकि मैं भी एटम से बना हुआ हूँ, ये माइक भी एटम से बना हुआ है, ये टेबल भी एटम से बना हुआ है, और सब में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन टेंगल्ड हैं, ठीक है, मैं एक एक्शन लेता हूँ, मैंने ऑब्जर्वर हटा दिया, वो मेरा एक एक्शन हो गया, वो वेव पैटर्न पे बिहेव करना शुरू हो गया। जहाँ पे मैंने ऑब्जर्वर लगाया वहाँ पे वो कुछ हुआ है, मेरे एटम से या ऑब्जर्वर के एटम से टेंगलमेंट हुआ है, एटम टेंगलमेंट, क्वांटम टेंगलमेंट जिसको कहते हैं आइंस्टाइन की टर्म में। और अब उन्होंने अपना रुख बदल दिया। फिर
आगे चलते हैं, मतलब यहाँ तक मेरे हिसाब से आसानी से समझ आ गया होगा। अब जो वही स्क्रोडिंगर भाई थे, उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने एक पेपर पेश किया कि अगर मैं एक बिल्ली को डब्बे में बंद कर दूं और वहाँ पे जहर रख दूं और एक एटम रख दूं जो डिके हो, तो वो डिटेक्ट हो डिटेक्टर से, और वो जहर गिर जाए, पॉइजन गिर जाए और बिल्ली मर जाए उस गैस से। तो जब उन्होंने ये प्रपोज किया कि भाई अब ये सुपर पोजीशन में आ गई, डब्बा बंद किया, कैट एक वक्त में जिंदा भी है और मरी भी है। अब मैं इसको खोलूंगा तो जो एटम टेंगलमेंट होगी, जो एनवायरनमेंट के साथ पूरी आपके ना हर जर्रे में हवा के अंदर एटम ही एटम है, आपके साथ टेंगल्ड है। तो अब जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पे ये दो सुपर पोजीशन से दो पोजीशन बन जाएंगी। एक पोजीशन, एक यूनिवर्स अलग बनेगी जिसमें वो कैट मरी हुई है, और एक मैं हूँ जिसमें कैट जिंदा है या मरी हुई है। समझ रहे हैं? तो ये मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ये थी। अब जब मैं ये पढ़ रहा था ना, इससे पहले मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी है, आपने पढ़ी है द सीक्रेट? बड़ी मशहूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें मैंने कहा यार समझ तो आ रहा है, दुआ तकदीर बदल देती है, समझ तो आ रहा है, मसला तकदीर भी समझ आ रहा है कि अगर इस किस्म की, अच्छा जो भी जितने भी ये क्वांटम फिजिसिस्ट है ना, आप इनको समझें कि एज अ मोबाइल डिवाइस यूज़र, उनको ये तो पता है कि कौन सा बटन कब टैप करना है, उससे क्या होगा, क्या फंक्शन होगा, लेकिन मोबाइल बना हुआ कैसे उनको समझ नहीं आती। अब यहाँ पे है ना बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं जो ये खुलेआम बोलते हैं हमें नहीं पता कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, क्योंकि अब साइंस नहीं बना रहा, रियलिटी है क्या वो मुझे नहीं पता, क्वांटम स्टेट के अंदर हो क्या रहा है, मैं उंगलियां दो अपनी पीठ के पीछे यूं रख दूं, अब दोनों को इस तरह करके, अब एक पोजीशन, एक तो या ऊपर है नीचे है, कुछ पोजीशंस हैं, आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि भाई ऐसी होगी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन क्वांटम के अंदर ऐसा नहीं होता, मतलब वहाँ पे पोजीशंस लातादाद हैं। तो यहाँ से क्वांटम फिजिसिस्ट है ना जो जो मानते हैं, नाम याद नहीं आ रहे, एक दो हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि हमें नहीं पता, हम यहाँ तक हैं भाई, अब हम देख रहे हैं कि आगे क्या है, और सारी बात है हर चीज़ को लॉजिकल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कुछ थ्योरीज आ जाती है, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिकली समझना शुरू हो जाता है। मुझे नहीं पता अभी तक किसी ने अप्रोच किया है नहीं किया, लेकिन मेरे लिए तो कनेक्शन बनाना जो मेरी स्पेशलिटी है उससे समझ आता है कि हाँ, अगर मैं दुआ मांगता हूँ तो मैं कुछ एटम्स हैं अल्लाह की इस बनाई हुई कायनात के अंदर, उसका निज़ाम है। देखे ना, एक अब बड़े बड़े अदब से बात करनी पड़ती है ना, क्योंकि हम क्रिएटर की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें ये भी बताता है कि मुख्तलिफ कामों के लिए, मुख्तलिफ टास्क के लिए उसने मुख्तलिफ फरिश्तों की जिम्मेदारी लगाई हुई है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम रूह कब्ज़ करना है। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है दुनिया के अंदर, और वो सिस्टम बना के उन्होंने अल्लाह ताला ने दे दिया। अब वो सिस्टम के तहत चीज़ चल रही है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया कि मैं दुआ मांगूंगा, मैं कुछ अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में जो उसने कवानीन बनाए हैं, उसकी मर्जी के बगैर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और उसको पता भी सारा है, मेरी सारी सुपर पोजिशन उसको पता है। आप समझ रहे हैं? लोहे कुरानी के ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ होता है, जो लोगों के दिमाग में बात समझ नहीं आती कि यार लिखा हुआ है तो फिर मेरा क्या कसूर। अब एक प्रोग्रामर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर, उसने एक गेम लिखा और उसमें इफ देन एल्स की उसने स्टेटमेंट लगा दी, और एक एआई को 1000 पोजीशंस दे दी कि अगर ये हो तो ये हो, ये ना हो तो ये हो। अब ये एक इंसानी, छोटे से इंसान के दिमाग का काम है ना। अब जो क्रिएटर है, जो अल मुसव्विर है, आप अल मुसव्विर की बात करते तो आप अपने छोटे से जहन से समझ ही नहीं सकते। तो बहुत क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो है ना, आप इन सारी चीज़ों से, क्वांटम टेंगलमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, ये जिस तरह ये फिजिक्स काम कर रही है, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर एक गेम की मिसाल रख सकते हैं कि भाई अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा। अच्छा, हम जैसे देखते हैं कि लाइक वक्त के साथ साथ कुरानिक इंटरप्रिटेशंस, ज़ाहिर है वो जिस दौर में आया था उस वक्त इतनी नॉलेज लोगों को नहीं थी, वक्त के साथ साथ चीज़ें खुलती गईं। हम आयतें पढ़ते हैं कायनात के बारे में, आसमानों के बारे में, ज़मीन के बारे में, उस वक्त शायद समझ ना आती हूँ, लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती रही हमें चीज़ें मज़ीद समझने आने लगी। सो ये जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं, क्या इसका हमें कोई मिलता है कुरान में, इसका कोई जिक्र या फिर किसी किस्म का कोई हिंट जो इन कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन करता हो? अब एक जो सवाल है ना, जो सवाल बड़ा ये आता है कि यार अगर तुम, कुरान अल्लाह की बनाई हुई किताब है, ठीक है, अगर अल्लाह ने नाजिल फरमाया है कुरान को, जो एक तबका इस किस्म के सवालात पूछ रहा होता है, तो साइंस जो इतनी तरक्की कर रही है वो क्यों नहीं है, उसमें सब मेंशन क्यों नहीं है?
लेकिन कुरान साइंस की तो बुक है नहीं, लेकिन हम उसको मानते हैं मौज़ा। ठीक है, वो अल्लाह का मौज़ा है और वो अल मुसव्विर का मौज़ा है। अब यहाँ पे एक बंदा अपनी पेंटिंग बनाता है, एक आर्टिस्ट, वही इंसान से आप कंपेयर करें, उसको 3-3 घंटे खड़े होकर देखते हैं कि यार इसने ये मैसेज दिया होगा या ये पैगाम दिया होगा। अब जो सिफत ही जिसकी अल मुसव्विर है, उसने अगर कोई आर्ट मौज़ा कह रहा है, उसने मौज़ा हमारे लिए अल्लाह ताला ने अगर मौज़ा दिया है, तो उसके अंदर आप डिकोड करते करते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप डिकोड नहीं करेंगे। और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा इंट्रीग जिस मिसाल ने किया था ना, सूरह कहफ, उसके अंदर जब असहाबे कहफ का जिक्र है, अब मैं पढ़ रहा हूँ असहाबे कहफ, ठीक है, एक साइंटिफिक माइंड के साथ स्टार ट्रैक बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। अब मुझे पता है कि हाइबरनेशन क्या होती है, हाइबरनेशन पॉड्स के अंदर जब वो सो के निकलते हैं। अब मैं सूरह कहफ पढ़ रहा हूँ, अब मैंने देखा कि उसके अंदर जिक्र है कि असहाबे कहफ को अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेट के अंदर डाल दिया। अब दो चीज़ें इसके अंदर, एक तो जो बड़ा ख़ास जिक्र है कि सूरज उनके एक पहलू से उगता है और दूसरे पहलू पे गुरूब होता है, और दूसरा जो है कि करवटें भी लेते रहे वो। अब यहाँ पे कनेक्शन, मेरा दिमाग जिस तरह काम करता है ना, कनेक्शन बनाया कि यार सूरज की रोशनी अगर उन पर पड़ती तो क्या होता। सूरज की रोशनी पड़ती है, आप रेगिस्तान के अंदर जाते तो आप शेड लेते हैं ना, सबसे पहले डिहाइड्रेशन होती है, आपका फैट बर्न होता है। ठीक है, आप गर्मी जब लगती है, विटामिन डी आती है और वो कंज्यूम फैट के साथ जब रिलीज होना शुरू होती है, तो सूरज के साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो जाता है। तो अब एक इंसान अगर सूरज में रहे तो उसके लिए ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया कि यार गर्मी से एक बचा। अच्छा, हाइबरनेशन के अंदर क्या होता है कि आप सुला दो, ठंडा कर दो। ठंडा जब अभी तक साइंस ना 25 मिनट तक पहुंची है, और वो मेडिकल प्रोसेस एक करती है कि जिसके अंदर वो एक लंबे अरसे के लिए 25 मिनट के लिए पेशेंट के सारे ऑर्गन्स हल्के कर देते हैं स्लो पोजीशन में, ताकि अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो वो उसको ट्रीट कर सकें, हार्ट बीट करके ज़्यादा डैमेज ना करे। यहाँ पे एक निशानी मिल गई कि यार हाइबरनेशन की हिंट तो दी हुई है, और इतनी स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि सूरज की, मतलब वरना जिक्र देखे ना, अल्लाह ताला हिकमत भरा है ना, वो एक एक चीज़ जो उसका जिक्र होता है, एक एक चीज़ का जो पता चलता है, उसके पीछे हिकमत होती है, और हमें हिकमत ढूंढनी है। आप एक आर्टिस्ट की जब 3 घंटे तक पेंटिंग खड़े होकर देखते हैं, तो जो अल मुसव्विर है, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अच्छा, दूसरा था, मैंने कहा ये करवट बदलने वाला भी मेंशन है, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। तो देखें, साइंस ने 50 या 100 साल पहले बेड सोर्स, जो आप पड़े पड़े सोते ना, कीड़े पड़ जाते हैं, पहले वो बीमारी समझते थे, फिर पता चला कि एक पोजीशन पे सोते सोते भाई जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं, और 1400 साल पहले हमें बताया गया कि आप करवट भी ले रहे थे। तो एक इंसान अगर आगे साइंस तरक्की करेगी, हमें पता चलेगा कि हाइबरनेशन किस तरह होती है। क्या पता उस केव के अंदर, हमें तो वैसे केव भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ पे, लेकिन उस केव के अंदर कोई ऐसी केमिकल प्रोसेस हो रहे हों खुद ब खुद, या अल्लाह की कुदरत से, कि उसके अंदर ये सारा जो हाइबरनेशन वाला काम है वो हो गया हो। तो इस तरह की, या आप चले जाएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जहाँ पे जिक्र है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जहाँ जिक्र है, उनके लिए एक कुरान की एक आयत है, मैं आयत का नाम भूल गया हूँ, उसकी एक सूरत है कि सूरत है, उसकी एक आयत है कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। ठीक है, अब वो जो तांबे के चश्मे का जिक्र है, उससे वो जो चाहे बना लेते थे। अच्छा, उसकी इंटरप्रिटेशन, जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि वक्त के साथ तरक्की हो रही है, हमें इंटरप्रिटेशन देखनी पड़ेंगी, थोड़ी खोज, अपना तजस्सुस और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हम शायद कुछ चीज़ें डिसाइफर करने में कामयाब हो जाएं। अब मैं गया, अच्छा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोहे का और तांबे का मौज़ा दिया हुआ था। अब मैंने लिखा कॉपर आयरन, गूगल के ऊपर आप सिंपल ये समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको पता है आपका पंखा भी कॉपर आयरन से चलता है। इसको थोड़ा और डीप में गया मैं, तो मुझे एक 2012 का एक पेपर मिला जिसके अंदर क्वांटम मिराज था, और वहाँ पे नैनो प्रोसेसर्स का जिक्र हो रहा था, कॉपर और आयरन के क्वांटम लेवल पे काम करने मिक्सचर से। मैंने कहा यार, अब मैं इसको रिलेट किया मैंने कि यार अगर मैं नैनो टेक्नोलॉजी, अब देखें ना नैनो टेक्नोलॉजी, हम जिस तरह अभी साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाते हैं कि यार जो चाहे बन जाता है नैनो टेक्नोलॉजी से, तो जिक्र है ना आपका जिक्र है कुरान के अंदर कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी थी उस वक्त। अच्छा, 1400 साल पहले समझ नहीं आने की बात थी, लेकिन अब हमें आ रही है, और अगले 1400 सालों में और मजीद बात समझ आएगी। तो कोई हतमी बात होती नहीं है, और आर्ट, जो मुसव्विर का आर्ट है, अल मुसव्विर का, उसकी खास बात यही है।
यही सारी चीज़ें अगर 1400 साल पहले खुल खुल के बयान कर दी जाती तो आज हम किस नहज पे बैठे हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपके सर पे खड़ी हुई है, न्यूक्लियर थ्रेड आपके सर पे खड़ा हुआ है, इंसान किसी भी वक्त मार देगा। इंसान पैदा ही तबाही करने के लिए, वो अपनी तबाही करने के लिए। इंसान जो भी तरक्की करता है वो कुछ भी कर ले, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो फिर 10 सोल्यूशन से 10 प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती हैं। तो अगर ये 1400 साल पहले अगर ये सारी बातें खुल खुल के बयान कर दी जाती तो आज हम जिंदा भी नहीं होते, हम कब के तबाह कर चुके होते। देखिए ना, इसके बाद ही इतने मसाइल। सो वो बेसिकली वो नैनो टेक्नोलॉजी से क्या बनाते थे? वो जो चाहे बना लेते थे, जो अल्फाज हैं। अच्छा, अब फिर दूसरा इंटरेस्टिंग, मलका सबा का जो वाक़या है कुरान के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आई, तो उन्होंने जब ज़मीन से गुजरी तो उनको गुमान हुआ कि नीचे पानी है, तो उन्होंने अपने पांचे ऊपर कर लिए और वो चली तो वो पानी नहीं था, वो ज़मीन थी। आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी की क्या मेराज होगी कि आज भी अगर अब जैसे आज हम देखते हैं एलईडी स्क्रीन अगर मैं फ्लोर पे लगा दूं जो डर और जाते हैं, इसमें आसमान दिखा दूं तो लोग डर जाते हैं। लिफ्ट के अंदर जो प्रैंक वाला था, हाँ वो हाँ एकदम हाँ, से ठक 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 एकदम ठक से गिरने लग जाता है। तो उस वक्त, अच्छा फिर भी आप है ना, आप ये सोचें कि ये 2020 के अंदर हम ये बात कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले बादशाह भी था ना, वो भी नहीं सोच सकता था हाँ, कि यार ये कुछ ऐसा होगा। और हम 1400 साल पुरानी किताब की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हर एक आयत के अंदर डिकोडेड मैसेजेस की बहुतात है। मैं अभी एक सूरह यासीन सुन रहा था कि उसके अंदर एक आयत थी कि कुरान हिकमत वाली किताब है। तो हिकमत वाली है ना, हमें अपना जहन इस्तेमाल करना है। यहाँ तो हम जहन इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ हम बोलते हैं कि नाउजुबिल्ला अगर तुमने किसी उस्ताद के बगैर कुरान को पढ़ा तुम गुमराह हो जाओगे। हमारा तो अलमिया यही है। अच्छा, आपको याद होगा उस दिन हम लास्ट टाइम जब हम मिले थे आपस में अपनी एक प्राइवेट महफिल में, आपने यही जिक्र किया था कि अभी तक जितने लोग कुरान पे रिसर्च कर भी रहे हैं या डिसाइफर कर भी रहे हैं वो आलिम दीन है। ठीक है, आलिम दीन नॉट नेसेसरीली फिजिसिस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अगर वो एक आयत है जिसमें क्वांटम लेवल की बात हो रही है तो एक आलिम दीन कंसिडरिंग जो उसका एक्सपोजर है वो उसको उसी हिसाब से ट्रांसलेट करेगा। सही है। मगर अगर एक साइंटिस्ट बैठेगा या कोई मैथमेटिशियन बैठेगा तो वो कैलकुलेशन को किसी और जाविये से देख रहा होगा। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा गैप नहीं है? बहुत बहुत बड़ा गैप है और यही हमारा अलमी है। मैं अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब अहादीस पढ़ता हूँ, इनफैक्ट आपको शायद हमें पता ना हो बहुत सारे लोगों को कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ के गौर व फिक्र करते थे। और गौर व फिक्र जहाँ पे करने का मकसद है कि बाकायदा मुबाहिसे होते थे कि इस आयत का मतलब क्या हो सकता है, इस आयत का मतलब क्या हो सकता है। जो मैं मसला तकदीर की भी बात कर रहा था उसके अंदर भी हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन्होंने जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये 7 ज़मीनें जो सूरह तलाक की आयत है कि 7 ज़मीनें और 7 आसमान, उसकी मिसल 7 ज़मीनें, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो तुम मानोगे नहीं, मुनकिर हो जाओगे और गुमराह हो जाओगे। यही बात है कि 1400 साल पहले अगर हमें कुरान और अहादीस से ये पता चल जाता कि यार ये टेक्नोलॉजी इस तरह आने वाली है, तो नाउजुबिल्ला लोग तो वैसे ही इतने ऐसे एक खुदा के पैगाम को झुटलाने के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं अजीब व गरीब अल्फाजों से बुलाते थे छेड़ने के लिए, अबू जहल जो करता था। तो फिर क्या होता? उस वक्त तो था ही नहीं, देखिए फसाद बर्पा हो जाता और लोग शायद आते ही नहीं। मेराज के वाक़े को लेकर रिडिक्यूल करने की नाउजुबिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोशिश की गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत से वो नहीं हो पाया। लेकिन खाली एक मेराज के वाक़े को लेकर कि भाई हाँ मौज़े होते हैं, उनको पता भी था उस वक्त अरब को कि हाँ भाई मौज़े होते हैं, और वो खुद बुतों को पूछते थे। तो अगर इस किस्म की टेक्नोलॉजिकल बातें 1400 साल पहले बता देती, एक तो इंसान अपने आप को तबाह कर देता, उसका जो एक पूरा गेम है वही नहीं होता, और दूसरा कि शायद मानते ही नहीं लोग। ठीक है ना, हिकमत होती है ना हर चीज़ में, तो वो हिकमत है। और मज़े की बात, अच्छा हम जब भी बात करते हैं ना, मैं हरारी की जो मैं कोट करता हूँ, मैं उसका एक जो कहानी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे बड़ा इंट्रिग करता है कि इंसान जो अपनी तरक्की करता है वो कहानियों से करता है। अच्छा, हमारा ईमान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ही का ही पैगाम आया है, ठीक है, और यहाँ पे मुकम्मल हुआ है। अब जब भी मैं कोई थ्योरी देखता हूँ या कोई दूसरा मज़हब देखता हूँ ना, तो कुरान भी कहता है कि आओ उन बातों की तरफ जो हम में और तुम में कॉमन है। तो कॉमनिटी जो कॉमन, हम भी इसराइली रिवायत नहीं मानते, हम बोलते हैं चेंज हो गई, लेकिन हम कोड करते हैं और
कुछ तो इतने ही उसके अंदर आम बातें हैं जो हम उसको अपने दीन का हिस्सा समझते हैं, हालांकि वो अहादीस और कुरान से साबित नहीं है। इसराइली रवायत हम इतनी कोट करते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें, अगर मैं मानता हूँ कि एक क्रिएटर है और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के उतारा है, और यहाँ से इंसानों की जो हरारी कहता है कि मज़हब इन्वेंट हुआ तो इंसान फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पे आया, यहाँ से इंसानों की कहानी शुरू हुई है। अच्छा, इंसान क्या करते हैं, वो चाइनीज़ विस्पर वाला हमने देखा ना कि पैगाम चेंज हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा वो एंशियंट सिविलाइजेशन में चले जाते हैं जो समूरियन या अनुनाकी वाली है, कि आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस एक साथ जन्नत से निकाले गए थे, ठीक है। अब देखें, मिराज के वाक़ये में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आसमानों पे लेके जाना था तो हमें पता है कि एक सवारी आई थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको है ना एवोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंसान नुमा मखलूक़ात हैं। अब इंसान इस किस्म के इवॉल्व होके इतने तैयार हो गए कि अब उनको पैगाम की ज़रूरत है, ठीक है। और वहाँ पे एक साथ में एक आपका शैतान भी उतर रहा है कि मैं तो गुमराह करूँगा। अब यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम आ रहा है। अब जब ये, और हमें अहादीस से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम 60 फीट के थे, ठीक है ना। अब मैं वही बात करता हूँ कि अगर 60 फीट के थे, सारे के सारे इंसान 60 फीट के थे, तो ढांचे के, हाँ, 1 2 3 शायद चंद नस्लें हम ये समझ सकते हैं कि हाँ इतने बड़े हों तो उनके शायद हमें फॉसिल्स ना मिले, मतलब सेंस बना रही है यहाँ पे बात। और फिर मैं फिजिक्स के लॉ से भी एवोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो जब ये आए, अब देखा इंसान नुमा मखलूक़ात ने देखा, वो इतनी कर चुके थे कि वो शायद केव पेंटिंग कर रहे हो, और उन्होंने केव पेंटिंग शुरू कर दी होगी। अब बड़े लंबे लंबे लोग आसमान से उतरे हैं और यूएफओ के अंदर जो आपको सेमोरियन टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं उन्होंने बना दिया हो। वहाँ पे कम्युनिकेशन तो थी नहीं इतनी, वो आपस में ड्राइंग ही करते थे, उन्होंने ड्राइंग बना दी। अब यहाँ से ये अनुनाकी वाली कहानी भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाता है। अब लोग बोलते हैं कि एवोल्यूशन अगर हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला ने बनाया था, और कुन, हम ये मानते हैं कि अल्लाह कहता है कुन और वो काम हो जाता है, ठीक है, कुन फयाकुन, और वो काम हो जाए तो मतलब हो जाता है। अब यहाँ पे मैं फिर फिजिक्स को लाता हूँ, आइंस्टाइन जो आपकी सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है, 10 डायमेंशन एक्सप्लेन करती है। अब लोगों को यहाँ पे ये बात समझने की है कि अगर हम 4 डायमेंशन, जो हमें जिन नज़र नहीं आते ना, जिन्नात, हम उनको, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें कुरान ने बताया कि फरीद ने कहा था कि मैं दरबार ख़त्म होने से पहले यहाँ ले आऊँगा आपका तख्त। अब यहाँ पे डायमेंशन समझना है कि मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है डायमेंशन पे, तो मैं इतनी डिटेल में जाके बोर्ड नहीं कर रहा, लेकिन ये समझें कि 10 डायमेंशन के अंदर जो टॉप डायमेंशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ही क्रिएटर है, उसके ऊपर जो 6 डायमेंशन इंसान और कहता है वो बड़े अनस्टेबल डायमेंशन हैं, और वो कहता है कि इस पर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 पे हमारी इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है, हमारी मैथमेटिक्स 10 पे ख़त्म हो जाती है, इससे आगे का हमें डेटा नहीं पता। तो 10 डायमेंशन पर 1 सेकंड गुजरा, टाइम बता रहा हूँ, जो पढ़ना चाहें तो वो डायमेंशन को पढ़ सकते हैं। 10th डायमेंशन पे 1 सेकंड गुजरा, यहाँ पे लाखों साल गुजर गए, जो आपकी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, ठीक है। जो मार्वल के फैंस हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं कि डायमेंशंस काम, या जिसने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, ब्लैक होल में गया, चंद घंटे मिनट गुजारे और बेटी जवान हो गई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको डायमेंशन का समझ आएगा। अच्छा, क्या है ग्रेविटी, हमें अभी पता भी नहीं है साइंटिस्ट को कि सही तरह ग्रेविटी काम किस तरह करती है, ये अलग एक चक्कर है। तो अब वहाँ पे 10 डायमेंशन पे मैं नहीं कह रहा कि, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पे क्रिएटर है, लेकिन हमारी इमेजिनेशन वहाँ ख़त्म हो जाती है हमारे छोटे जहनों की, तो मैं वहीं पे हूँ। वहाँ पे कहा कुन, और आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पे तख्लीक हो गए। लेकिन जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड पे जो हमारी दुनिया है उसके ऊपर जो उसका असर आ रहा है, वो लाखों साल लगे उस एवोल्यूशन को। अच्छा, फिर मैं ये भी मानता हूँ कि अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर माँ सिवाय चंद मौजूदात के कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, मतलब जो कानून है दुनिया के उसमें नहीं हो सकती कि जो इंसानी लॉजिक समझ ना सके। हाँ, हज़ारों साल बाद भी समझे, लेकिन समझेगा। तो ये समझ आ रही है कि वहाँ पे कुन का अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया। हमें नहीं पता वहाँ पे टाइम की, हम टाइम से बाहर सोच ही नहीं सकते, हम 10 डायमेंशन से आगे सोच ही नहीं सकते। वहाँ पे कुन का, वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम बन गए और यहाँ पे लाखों साल गुजर गए। अच्छा, सूर्य तो उन लाखों साल में यहाँ क्या हो रहा था? एवोल्यूशन, ओके, एवोल्यूशन, ठीक है। अल्लाह ताला ने इरादा किया ज़मीन बनाने का, आसमान बनाने का, वो सब बन गया। उससे पहले क्या है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम 10 डायमेंशन में, मैंने कहा ना, इमेजिनेशन खत्म हो जाती, तो हम सोच ही नहीं सकते, तो मैं क्या सोचूं आगे। तो आपकी साइंस नहीं सोच सकती, तो मैथ खत्म हो जाती है, मैं क्या सोचूं आगे। आपको पता है मैथ के आगे तो सब सजदा करते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और जितने भी हैं इंजीनियरिंग, वो सारे मैथ के आगे, मैथ से
सुपीरियर कुछ नहीं है, वहाँ पे मैथ खत्म हो गई। अच्छा, फिर इसका अगर सबूत है, हाँ क्यों नहीं है, कुरान के अंदर अल्लाह ताला जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करता है तो फरिश्ते कहते हैं कि ये, मतलब मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन याद नहीं है, लेकिन फरिश्ते सवाल करते हैं कि ये तो ज़मीन पे फसाद बर्पा करेगा। अब आप सोचेंगे 10 डायमेंशन 1 सेकंड, यहाँ पे लाखों साल, और फिर नीचे आ जाए 90 डायमेंशन पे जहाँ पे फरिश्ते रहते हैं, ठीक है, 90 डायमेंशन पे आ जाए, अब वहाँ पे 1 सेकंड और यहाँ पे 1 मिनट, वो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, वो क्रिएशन देख रहे हैं। ओके, वहां पे तो हो गई, उनके आगे एक टाइमलाइन चल रही है, सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स फास्ट फॉरवर्ड में, फास्ट फॉरवर्ड, यहाँ पे लाखों करोड़ों साल हो रहे हैं और वहां बस वो यूं देख रहे हैं ये हो रहा है, यूं, और वो देख के सवाल कर रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा, जहाँ पे हो चुका, अल्लाह ताला तो गैप का इल्म रखने वाला है, हम तो सोच ही नहीं सकते, तो जहाँ पे हो चुका अल्लाह ताला उनको जवाब दे रहे कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो तो देख रहे हैं कि यार ये तो जो अल्लाह ताला, उनका अल्लाह ताला का व्यू कहीं कहीं और से है, सो ही इज लुकिंग एट अ ग्रेटर पिक्चर। फरिश्तों जिस तरह हम लिमिटेड हैं 10 डायमेंशन तक, फरिश्ते भी अपनी नॉलेज में लिमिटेड है, उनको भी पूरी पिक्चर नहीं दिख रही, उनको भी पूरी पिक्चर नहीं दिख रही, राइट। तो अब यहाँ पे ये सेंस बनाना शुरू कर रहा है कि हाँ भाई अल्लाह की कुदरत का कौन इनकार करेगा। ठीक है, साइंस जब साइंस अभी मुझे पता है बड़ा माइंड बॉगलिंग हो रहा है, लेकिन मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से समझ आ सके कि मैं ये नहीं कह रहा कि दोबारा के क्रिएटर 10 डायमेंशन पे हो सकता है कि वो 16वें पे, या हो सकता है कि वो कहाँ पे हो। अच्छा, हिंदुइज्म के अंदर भी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, जरा ना इस पे आ जाओ कंपैरेटिव रिलीजन्स पे। अभी तक हमने काफ़ी सारी इस्लाम से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, दूसरे मज़ाहिब में भी हमें इस तरह की चीज़ों के आसार मिलते हैं, और बहुत से लोगों का यही मानना है, देखिए क्रिएटर तो एक ही है, हमने नाम अलग अलग दिए हुए हैं, और मेरी पर्सनल, मेरे ख्याल से आपकी भी यही सोच है कि जो हमें बताया जाता है कि 1,24,000 मैसेंजर आए, मगर कुरान में सिर्फ लिमिटेड का जिक्र है, बाकी कहाँ आए किधर आए। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि अल्लाह ताला से कहता है मैंने हर कौम में भेजे, और कौम अभी की मैं कल वही हरारी की ही उसमें पढ़ रहा था कि मेक्सिको इस एक कंट्री है, मगर एज़टेक एम्पायर जो थी वो मेक्सिको के अंदर बहुत बड़ी एम्पायर थी, राइट। अब जब से नेशन स्टेट्स बनी हैं तो कौमों का साइज बड़ा हो गया, क्योंकि हम कनेक्टेड हो गए हैं, वरना पहले एक ही मुल्क के अंदर इतनी एम्पायर्स रहती थी, उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, उनकी ज़बान, उनका रहन सहन सब डिफरेंट होता था, इसलिए वो एम्पायर कहलाती थी। लेकिन आज उसी मेक्सिको जिसके अंदर इतनी बड़ी एम्पायर थी वो एम्पायर नहीं कहलाती, क्योंकि कल्चर यूनिलैटरली मोर और लेस सेम है, राइट। तो अल्लाह ने हर कौम में भेजे, तो इट मेक सेंस दैट वे कि खाली एज़टेक्स के अंदर ही शायद 5,000 आए हों। सिमिलरली इंडिया जो था, एंशिएंट इंडिया, उसमें कितने आए होंगे। अब लोगों के इंटरप्रिटेशन में किसी ने किसको क्या गॉड बना लिया, किसी ने किसको क्या बना लिया, ऐसा ही है, राइट। सो लाइक दूसरे रिलीजन्स में, खासतौर पे हिंदुइज्म में, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फैंस एज वेल, यू एंड आई बोथ, उनके टेक्स्ट में ऐसा हमें क्या मिलता है मवाद विच पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स दीज डायमेंशंस? एग्जैक्टली तो नहीं पता, मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया था, मैं अभी उस पर मैंने पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि पढ़ना आपको पता है ना, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। मैं खाली क्वांटम टेंगलमेंट और ये चीज़ें करने के लिए 3 घंटे लगाना पड़ा था दोबारा, लेकिन 52 डायमेंशंस हैं उसके अंदर, हिंदुइज्म के अंदर। और जो मैं चैरियट ऑफ गॉड्स, एक बुक है, बड़ी मज़े की बुक है, उसके अंदर जो एंशिएंट एलियन की जो आपकी पूरी सीरीज़ बनी है उसकी बेस पे बनी है, और एंशिएंट एलियन सीरीज़ भी आप ज़रूर देखें। उसके अंदर ये जो हिंदू के जो गॉड्स हैं उसको एज अ एलियन या गॉड्स जो बाहर से आए थे, फिर आपको समूरियन के अंदर ये बात मिलती है। अब देखें, आपने जो कहा ना, मैं उसको बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि हम एक क्रिएटर है हमारा, पूरी इंसानियत का ना। मुसलमान ऐसा तो नहीं बोलता ना कि मेरा क्रिएटर अलग है, हमारा तो ईमान है एक ही क्रिएटर है। हाँ। एक क्रिएटर है, उसने क्रिएट किया। अब इंसान वही है कि अपने पैगामात छोड़ देता है, भूल जाता है। जिस तरह हमारा ईमान भी है कि तौरेत के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर वो चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है, तरमीम हुई है, तहारीफ हुई हैं। अब इस तरह बहुत हद तक पॉसिबल है कि जाकिर नाइक भी जो बता रहा होता है ना कि आओ तुम में हम में कॉमन है, और फिर वो जो कलमे की इंटरप्रिटेशन जो वेद के अंदर निकालता है, तो बस कहीं पे हुआ क्या है कि ह्यूमन फैंटेसी, ह्यूमन फिक्शंस
आ गए और हमारे मजहब के अंदर भी आ गए। ऐसा नहीं है कि हम बचे हुए हैं, हम 1400 साल में हम भी नहीं बचे हुए। हाँ, हमारे पास ये है कि एक कुरान का मौजूद है जिसके अंदर हम तस्दीक कर सकते हैं 1400 साल पहले जाके कि वही अल्फाज लिखे हुए जो हैं या चेंज हुए हैं। और इस तरह अहादीस का भी एक हमारा सिलसिला है कि हम रावी मतलब चेक चेंज कर नहीं हुए। चेंज नहीं हुए। हाँ, ठीक है, करेक्ट और है। इस तरह रावी का भी मतलब एक चेक सिस्टम है। इसके अलावा अल्लाह हाँ, ताला ने कुरान की खुद जिम्मेदारी ली है, तो हुफाज है। लेकिन जहाँ पे ये पैगामात, जहाँ पे ये मैं बड़ी मजे की आपको बात बता रहा हूँ कि मैं जो सोचता हूँ ना, वो सोचता हूँ यार कनेक्शन तो होगा। कोई भी सवाल है हमारे पास कोई ना कोई जवाब तो होगा, वरना और ढूंढना हमारा काम है। जब तक नहीं मिल रहा अपने आप को सेटिस्फाई रखो। यजीदी मजहब एक, आपने सुना है उसके बारे में? इराक के उस पे रहता है, बॉर्डर्स पे रहता है। और वो दिखने में, वैसे दिखने में आप देखेंगे इट तो अच्छा, वी क्लियर कर दें कि इट हैज नथिंग टू डू विद द यजीद वी नो। नहीं नहीं नहीं, ये अलग मजहब, ये ये अलग है। मजहब ही अलग है पूरा। यजीदी इसको प्रोनाउंस यजीदी। करते हैं तो अंग्रेज यजीदी बोलते हैं। तो वो क्या मानते हैं, अच्छा उनकी कोई टेक्स्ट बुक या रिटर्न नहीं है, वो मानते हैं कि हम सबसे पहले मोनोथिस्ट हैं। सबसे पहले कि हम ही मोनोथिस्ट हैं पुराने सबसे। हम अपने आप को मोनोथिस्ट कहते हैं ना, यजीदी कहते हैं कि हम हैं। और वो कहते हैं कि जो एक क्रिएटर है, सोल क्रिएटर, उसने जिम्मेदारियां, जिस तरह हम मानते हैं ना कि मिकाइल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं, ये जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों में बांटी हुई हैं और मुख्तलिफ अपने फरिश्तों में बांटी हुई हैं, एंजल्स। और जो उसका एंजल्स का लीडर है ना, वो उसकी जो शबी बनाते हैं कि यार इस किस्म का जानवर दिखता है, वो है मोर। मोर। मोर, पीकॉक। पीकॉक। सुना है आपने कि मोर आया था बहकाने के लिए? मोर के पाँव क्यों काले हैं? इब्लीस मोर की शक्ल में, हाँ, सांप की बड़ा शक्ल में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं कनेक्शन बनाता हूँ कि यार समझ, अब यहाँ पे सेंस बन रहा है कि हाँ, हो सकता है कि जब उतरा हो या जब भी यजीद इस दुनिया पे जन्नत से निकाला गया, उसने आके इब्लीस। इब्लीस, हाँ। उसने यहाँ पे आके वो किया हो कि भाई गुमराह किया हो कि मैं हूँ, मैं चला रहा हूँ, है तो। शेप शिफ्टिंग देखिए करके। इब्लीस भी तो तौहीद परस्त, तो इब्लीस भी है ना। हाँ सही है, उसको पता है कि अल्लाह एक है। हाँ। वो अलग बात है, अपनी नाफरमानी में वो निकला हुआ है। लेकिन उसने आके शेप शिफ्टिंग, आपको पता है जन्नात की होती है, तो उसने आके ये किया हो। अच्छा, मज़े की बात, शिव का जो बेटा है हिंदुज़म गॉड के अंदर, उसका जो शिव का बेटा है, और नाम मुझे याद नहीं है, उसके साथ भी एक मोर है। ओके। ठीक है, अब कनेक्शन बन रहे हैं। देखिए परसेप्शन की बात होती है, मैं यहाँ पे किसी को सही गलत तो कहने नहीं बैठा, लेकिन जो भी जिस मज़हब को भी फॉलो आप कर रहे हैं, तो आप सवाल तो करेंगे ना। आप सवाल, हम यार हमारे यहाँ जितने भी मज़ाहिब हैं, उनके जितने भी मजहबी पर्सनैलिटी हैं, वो एक चीज़ से आपको रोकते हैं, वो है सवाल करना। हाँ सवाल ना करना, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है। फिर हाँ। वही आपकी बात कि यार अगर कुरान का मुफ्ती बैठा हुआ है, उसके साथ फिजिसिस्ट बैठा हुआ है, उसके साथ बायोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, उसके साथ मैथमेटिशियन बैठा हुआ है, और उसके साथ इंजीनियर बैठा हुआ है, तो आपस में जो आपका अल्फाज है कि आइडियाज़ की क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, आप मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो कोई भी मज़हब हो, देखिए बात क्या होती है कि अल्टीमेटली गोल तो एक है ना, कि यार यूनिफाइड आइडियोलॉजी पे आ जाएं। कि हम साइंटिस्ट लगे हुए हैं, क्वांटम फिजिसिस्ट क्यों लगे हुए हैं, कि यार हमें ये देखना है कि कायनात काम किस तरह करती है, हमारा मकसद क्या है। हर इंसान चाहे किसी भी मज़हब का फॉलोअर हो, उसका एक ही मकसद है कि यार ये दुनिया काम, हम यहाँ क्यों आए हैं, हाँ। हमारा रीज़न क्या है यहाँ पे आने का, और ये दुनिया काम किस तरह करती है, उसको वो डिकोड करने में लगा हुआ होता है। तो जब सबका एक ही मकसद है, तो आओ कनेक्शन बनाओ। ठीक है, हो सकता है कि आप गलत हो सकता है कि आपकी सारी चीज़ें वो लिखी हुई हों, आपको बताने वाले लोग गलत हों। ठीक है, तो इस तरह के कनेक्शंस, और मज़े की बात है, आप कोई भी मज़हब उठा लें, कोई भी थ्योरी उठा लें, आपको कनेक्शंस ज़रूर मिलेंगे। मैं कनेक्शंस पे बड़ा, मेरा जो पूरा फोकस होता है वो कनेक्शंस पे। आपको कनेक्शन साइंस ना मिले तो फिर आपने किया ही किया है। ठीक है, इस तरह जिस तरह अभी हमने बात की। अब मैं एक छोटी सी मिसाल जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर की थी, कि मैं खाली जो स्नेक पीपल हैं, रेप्टेलियंस हैं, मैं उसको लेके बैठ गया कि यार ये है क्या। ठीक है, अब इंसान, दोबारा मैं वो रिपीट करता हूँ अपने जुमला, कि इंसान कुछ स्क्रैच से नहीं बना सकता। वो देखता है कि यार परिंदा उड़ रहा है, कि मुझे भी उड़ना है, तो उसने उड़ने की कोशिश की। बड़ी राइट ब्रदर्स मर गए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा वो दे के गए कि यार डेटा दे के गए, जिसकी बुनियाद पे हम आज उड़ रहे हैं। तो इंसान कहीं देखा होता है, कहीं वो कहानी कहीं से आई हुई होती है। हाँ। वो कहानी आपको खाली कनेक्शन मिलाने की, यार ये आई कहाँ से, आपको आपकी सच्चाई मिल जाएगी। कम से कम फैक्ट्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि फैक्ट्स अलग होते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर सुकून मिल जाएगा। तो
तो खाली रेप्टेलियन वाली बात करते हैं। अब रेप्टेलियन मैंने देखे कि यार रेप्टेलियन कॉन्स्पेरेसी डेविड आइक ने लिखी, अब रेप्टेलियन कॉन्स्पेरेसी पे बात हो रही है, इसका कनेक्शन और कहाँ कहाँ है? सेमुरियन के अंदर, सेमुरियन तहजीब के अंदर आपको सांपनुमा इंसान मिलेंगे, सरपेंट, जिसको कहा था जो आदम का जिसमें एडम का वो खैर खुआ है, एडम और ईव का सरपेंट खैर खुआ है। कनेक्शन आपके साथ, कनेक्शन बन गया आपकी कहानी के साथ। यहूद मजहब के अंदर सरपेंट है, लेवियाथान नाम है उसका। ईसाइयत के अंदर सरपेंट का जिक्र है। उसके अंदर जो इच्छाधारी नागन है, हिंदुज्म के अंदर एक कल्चर है कि यार नाग कर लेते हैं और जो शिव के इनके जो भक्त हैं वो शेप ले लेते हैं, यहाँ पे कनेक्शन मिल गया। बुद्धिज्म के अंदर नागा, यहाँ पे आपको कनेक्शन, यजीदी के अंदर आपको स्नेक पीपल मिलेंगे मजहब के अंदर। इस तरह दुनिया के ओवरऑल खाली एक पॉइंट आपने पकड़ा कि रेप्टेलियन जो ये कॉन्सेप्ट है कि इंसान शेप शिफ्टर है, सांप की शक्ल ले रहा है, इस एक कनेक्शन पे आपको पूरी दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर, जापानीज के अंदर ये गॉड्स की शक्ल में, कहीं पे शैतान की शक्ल में, कहीं पे किस शक्ल में आपको ये कनेक्शन मिल रहा है। तो अगर आपको एज ए इंसानियत आगे चलना है तो एक तो पहले रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि यार रिस्पेक्ट करो। मैं आपके, शायद आप मेरे ओपिनियन से अभी एग्री ना कर रहे हो सारे, लेकिन आप तहम्मुल से सुन तो रहे। आप अपना मकसद तो निकालेंगे। इस तरह जब हरारी को हम कोड करते हैं तो लोग, यार तुम यहूदी गे और यहूदी भी है प्लस गे भी है तो प्रो मैक्स है ना दोज़खी तो पक्का प्रो मैक्स जहन्नुमी है भाई। तो तुमने उसको कोड कर दिया, उसकी किताब पढ़ ली, तुम भी जहन्नुमी, ऐसा नहीं है ना भाई। वो कर रहा है, वो उसके पास उसके काम से, उसके इल्म से जज करो, उसके इल्म से जज करो, ठीक है। वो मजहब को कहानियां बोल रहा है, उसके लिए कहानी है, वो उसका परसेप्शन है, उसको बोलो ठीक है तू जान, मैं नहीं मानता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा सर काट दूंगा, हाँ। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं अपनी मतलब की बात निकाल रहा हूँ कि मेरे मकसद के हिसाब से जिस मजहब को तू कहानी कहता है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा के नीचे भेजा तो इंसानों ने तरक्की करना शुरू हुई है, यहाँ से इंसानियत शुरू हुई है। अच्छा, बिफोर वी मूव टू अनदर टॉपिक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने सवाल आपसे ही करना है, इस पे इसको ज़रा कंक्लूड कर लें। अभी जो आपने शुरू में थोड़ी देर पहले बात की कि समोरियंस ने जो है उनकी पिक्टोरियल डिपिक्शन में था कि जी 60-60 फीट के आदमी आसमान से उतर रहे, जिसको आप ये कह रहे हैं कि इट कुड बी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब उनकी असेंशन हो रही थी, तो हमारा तो ये मानना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे। तो अगर हम इस थ्योरी पे जाएं तो समोरियंस तो, और समोरियंस तो बहुत सिविलाइज थे, वो तो बड़े तरक्की याफ्ते थे। इनफैक्ट वो कहते हैं ना, सबसे पहली रिकॉर्डेड हिस्ट्री राइटिंग उन्होंने ईजाद की, सबसे पहली रिकॉर्डेड बुक कीपिंग जो है, कैशियर की स्लिप कि जी इसने फलाने ने इतनी हमसे वीट ली थी, वो उनके यहाँ से मिलती है। तो हमारा जो ईमान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, तो वो तो निगेट हो रही है बात यहाँ पे। नहीं, अच्छा, जो सेमेरियन के टैबलेट्स मिले ना, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो उनका मजहब है जो वो मानते थे, जिस पे वो बिलीव करते थे। और वो जो एक सिलसिला बनता आया होगा ना, सारी बातें पहले से, पिछले कहीं किसी तहजीब से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे एक इस तरह तो नहीं कि समोरियन ने बैठ के टैबलेट शुरू कर दी। That's not what I'm saying। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये ईमान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे। तो अगर आप ये कह रहे हो कि समोरियंस ने डिपिक्शन की हुई है कि आसमान से कोई उतर रहा है, तो यानी डेफिनेटली नीचे कोई था उसको देखने के लिए था। तो अगर नीचे कोई था तो फिर वो पहला, तो फिर वो हुआ ना, हज़रत आदम कैसे हुए हज़रत पहले? मैं वही डायमेंशन वाली जो मैंने अभी थ्योरी बताई कि आदम अलैहिस्सलाम अगर 10वें डायमेंशन पे अल्लाह ताला ने कुन कहा, ओके, तो तो आप ये कह रहे हो कि वहां क्रिएट हो गए थे, यहाँ उतरते उतरते 10 लाख साल गुजर गए। 10 लाख साल गुजर गए, ठीक है। आप समझे ना कि अब फिजिक्स को लाना जरूरी है कि यहाँ पे एवोल्यूशन चल रही है। अब इंसान इतना, अच्छा, एक ग्रेटर गेम हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो प्लान है, हिकमत है, हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम कोशिश ही कर सकते हैं कि अब इंसान इतना तैयार हो गया है। आदम अलैहिस्सलाम को पैगंबर कहते हैं ना, पैगाम फैलाने आता है, कि अब इंसान इतना तैयार हो गया है, जो मैंने अपनी क्रिएशन की है और मैंने उसका मॉड्यूल बनाया है। देखें, अगर हम होमो इरेक्टस की बात करें ना, तो वो बिल्कुल बंदर नुमाते और आप झुटला नहीं सकते। मेरा यही सवाल, मुझे ये सवाल बड़ा तंग करता है कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले मैसेंजर हैं, तो मैसेज किसको देने आए थे? क्योंकि अर्ली ह्यूमन जो था वो तो बोल भी नहीं सकता था, और वो तो हंटिंग और गैदरिंग में ही खत्म हो जाता था। ऐसा ही है। तो वो मैसेज किसके लिए था? तो वही है ना। सो कोई ना कोई होगा यहाँ पे जो समझने के काबिल हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं हमेशा इस तरह लेता हूँ, अब जैसे भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कुरान की आयतें जो सहाबा किराम बैठे थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसके मतलब क्या है।
मुझे जो मकसद समझ आता है वो ये कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें हमेशा ही सिखाया जाता है कि हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, छोटा हमेशा बड़े से सब्ट्रैक्ट होता सब्ट्रैक्ट है, होता है, सही। उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो ठीक है। मगर हम जैसी 7th ग्रेड में जाते हैं वो कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। वो इसलिए हमसे वक्ती झूठ बोला जाता है कि अभी इसका दिमाग प्रिपेयर नहीं है, प्रिपेयर कि नहीं। तुम्हारे पास 2 पेंसिलें हैं और तुमसे 10 ले ली तो तुम्हारे पास -8 बची। -8 पेंसिलें क्या होती हैं? तो एक 4 क्लास का बच्चा ये बात नहीं समझ सकता, लेकिन 7 क्लास का समझ सकता समझ है। सकते हैं। सो सिमिलरली इंसान जब इस काबिल हुआ कि वो बात समझ सके तब मैसेजिंग शुरू हुई। मैसेजिंग पहले उसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजारा गया कि पहले तू जिंदा रहना तो सीख ले, फिर तुझे बताएंगे तेरा मकसद क्या है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पहले तू प्रोटेक्ट होना तो सीख ले, पहले तू सर्दी से तो बचना सीख ले, बारिश से, सांप से, जहरीले मशरूम से बचना सीख ले। तू ये चीजें स्किल जब तू ये कवर कर लेगा फिर तू एक स्टेज पे होगा कि हाँ अब मैं पढ़ सकता हूँ। अब वही मैं ना, पढ़ सकता हूँ। फिजियोलॉजिकल नीड, वही फिर सोशल नीड। वही ना, 1400 साल पहले कुरान जो मैंने अभी कहा कि आया, उसके अंदर सारे अगर मैसेज डिकोडेड हैं, वो 1400 साल पहले इसलिए नहीं बताए, हम तैयार नहीं थे, हम अपने आप को तबाह कर देते। राइट। तो जब देखें, अब वही है ना कि कुरान में तो अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, अल्लाह ताला ने कुन कहना है और वो बन जाना है, ठीक है। सही, वहां कौन किया, वहाँ कुन किया, वहां बने, यहाँ पे पूरी टाइमलाइन चल गई। टाइमलाइन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आउट ऑफ दी फिजिक्स के लॉ से बाहर हो जाए। बिकॉज इट ओनली मेक सेंस कि आप मैसेज उसको ही दोगे जो कि मैसेज क्रेव भी कर रहा हो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा ही है। वरना फिर यही होता है कि जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तबलीगी आ जाते हैं, कहते हैं यार क्या तंग कर रहे हो, बिकॉज दे वर क्रेविंग दैट मैसेज। तो जो तैयार होता है कि हाँ यार मेरी सोशल नीड्स पूरी हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड, मेरे बच्चे सेफ है, मेरा घर है, मेरा क्ले का हाउस है, मड हाउस वगैरह वगैरह, हंटिंग कर रहा हूँ, हमारा एक कबीला है, हम शादियां करते हैं, रस्म रिवाज है, हमारा कल्चर है। अब हम बैठे हैं कि यार हमारा मकसद क्या है। अब हमारा मकसद क्या है? सो जब आपकी वो ख्वाहिश होगी तभी फिर कोई मैसेंजर आएगा फिर ना आया आपको समझाने। ग्रेट मैसेज, रिलीजन जिसने ग्रेटर गुड पे इंसानों को यस इकट्ठा कि भाई किया। ये तुम्हारा अच्छा, मकसद फिर आगे जाके स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। है। अब राइट। क्लीजिंग तो करनी थी ना, साफ तो करना था, तो हजरत नूह अलैहि सलाम तक हम आए, हाँ और यहाँ पे आके अब प्योर जो सेपियंस हैं, जो हम सेपियंस मानते हैं, अब ये प्योर हो गए, क्योंकि वो पूरी दुनिया के अंदर सैलाब आ गया। उसके भी हैं साइंटिफिक एविडेंस तो हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, एस्ट्रॉयड हिट किया होगा या कुछ भी। हम वही बात है कि हमें हिकमत नहीं पता, या क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कुछ भी हुआ होगा। क्लाइमेट चेंज हुआ लेकिन होगा, सी लेवल बढ़ गया, पूरी दुनिया डूब गई। आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम तक जो मैं मानता हूँ ना, कि अब यहाँ पे एक इंसानियत को मुस्तहकम होने के लिए ज़रूरियात थी कि यार आप मुख्तलिफ पौधे लगाओ, मुख्तलिफ जानवरों की वो करो, जो तरक्की के दौर थे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनसे हम ये सारी इजादात मुंसलिक करते हैं कि कंघी भी उन्होंने इजाद की थी, या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और इदरीस अलैहिस्सलाम इनॉक हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, और बुक्स ऑफ इनॉक जो डेड सी स्क्रॉल्स में मिले हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं। और हम भी ये मानते हैं, जो हम एंशियंट एलियन की बात कर रहे थे ना, मैं बीच में फिर डाइवर्ट हो गया, लेकिन हम भी ये मानते हैं कि वो जिंदा आसमानों पे गए, ठीक है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हम मानते हैं कि वो मेराज पे गए, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी चौथे आसमान तक गए। बुक ऑफ इनॉक के अंदर भी यही है, लेकिन वो क्राफ्ट के अंदर गए हैं, जो चैरियट ऑफ गॉड्स के अंदर जो डेड सी स्क्रॉल बताया ना कि ये एलियंस थे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे मैं वही, एक कनेक्शन बनेगा तो समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे कोई हम ये नहीं करें कि आदम अलैहिस्सलाम एवोल्यूशन हुआ तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को उतरे, नहीं, वहाँ पे कुन का वहाँ पे हो गया। यहाँ पे 2.5 लाख साल गुजर गए, और फिर आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेके अल्लाह ताला ने उनको सिखा के दुनिया के अंदर भेजा, मतलब मजहब आया, और फिर इंसान एकदम से जो ग्रेटर, अच्छा फिर वो कहानी चली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक कि अब जानवर पाल लिए, इंसान ने तरक्की कर ली, इजादात कर ली, अब इंसान तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया, फिर एक बड़े बोर्ड के अंदर ये ग्रेटर गेम होते हैं। तो ये है एवोल्यूशन। हम इस तरह अभी और मतलब क्लियर नहीं है ना, इल्म कुल है ना अक्ल कुल है हमारे पास, लेकिन हम कम से कम डिस्कशन करके कोई पॉसिबिलिटी तो दे सकते हैं। अब आएंगे अपने अपने एरियाज़ के एक्सपर्ट आएंगे, वो उस पर जब लोग बैठेंगे तो वो शायद हम कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढने में कामयाब हो जाएं, और जो एक तरीके से हम बड़े स्कैटर्ड माइंड चल रहे हैं वो ठीक हो जाए। चलो ये तो हो गई बड़ी प्री हिस्टोरिक बातें, बड़ी डिटेल में। अब चलते हैं सुपर फ्यूचर पे, जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है।
एक नई चीज़ आई है, या शायद मैंने अभी डिस्कवर की है, शायद आप लोगों के फोरम्स पे अरसे से चल रही हो, एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटी आर्ट बिक रहा है। सो बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन्स ये हैं कि एक डिफरेंट रियलिटी है, डिजिटल रियलिटी में आप चीज़ें बाय कर रहे हैं। सो नॉन फंजिबल एनएफटी आर्ट बहुत बिक रहा है, और वो क्रिप्टो वेरीफाइड होता है, यानी अगर मैंने एक पेंटिंग बनाई और क्रिप्टो वेरीफाइड कि वो मेरी ही है, और मैं उसको ऑक्शन पे लगा दूं और लोग क्रिप्टो करेंसी से वो खरीद रहे हैं। क्रिप्टो से भी नहीं, अपनी फाइट करेंसी से भी खरीद ही रहे हैं। तो देखें, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन को समझ लेते हैं, काम कैसे करती है। एक प्राइवेट एड्रेस होता है, एक पब्लिक एड्रेस होता है, सही। ठीक है। जिसके पास प्राइवेट एड्रेस होता है वो पब्लिक एड्रेस पे जो डेटा होता है, जो कॉइन्स होते हैं, उसको स्पेंड करने के काबिल होता है, ओके। ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ी सी ब्लॉकचेन ने तरक्की की, एथेरियम ने सबसे ज़्यादा तरक्की करना शुरू की। बिटकॉइन तो एक अमीरों का खेल बन गया है। हाँ। एथेरियम ने कहा कि चलो उस पर और खेलते हैं, उन्होंने डेफी अपना ईजाद किया और साथ ही नॉन फंजिबल टोकन्स आ गए। अब होता क्या है कि आप ओपन सोर्स अगर बिटकॉइन का बनाना चाहें ना, अगर अपना कॉइन बनाना चाहें, गंजी स्वैग कॉइन, आपको खाली गिटहब पे जाके बिटकॉइन कोर का जो ओपन सोर्स है उसको कॉपी करना है, अपने सर्वर्स पे रन करना है, एक आध माइनिंग चला देनी है, आपके कॉइन्स बन जाएंगे और थोड़ी सी आप ट्विकिंग कर लेंगे सही। अपने हिसाब से। तो इतना ओपन सोर्स कोड है। अब जब एथेरियम आया ना, एथेरियम ने कहा कि हम और थोड़ा मजीद काम करते, तो डी एप्स बनना शुरू हुई पहले, डिसेंट्रलाइज ऐप। सही है, बहुत सारी मिसाल हैं, लिबरी.tv है, ये सारी एथेरियम ब्लॉकचेन पे नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारी मिसाल हैं कि डी एप्स की, कि भाई कोई मालिक ही ना हो, ठीक है। फिर तरक्की होती गई, डेफी आया, डेफी ने एकदम से उधर मचा दी। फिर नॉन फंजिबल टोकन है। अब होता क्या है कि एथेरियम की ब्लॉकचेन पे आप अपना टोकन क्रिएट करते हैं, मतलब मीन ऑफ ट्रांजैक्शन तो एथेरियम की ब्लॉकचेन रहेगी, लेकिन मैंने अपना एक टोकन कर दिया, ये मेरा खास है। कि जैसे आपने किया कि भाई ये मेरे खास बंदों के लिए टोकन है और इस टोकन को तुम रखो। मैं टोकन अभी आर्ट पे नहीं है, मैं टोकन पे ही हूँ, और जिसके पास ये होगा ना वो मतलब मेरा खास बंदा है। सो बेसिकली इट्स लाइक जैसे कि किसी ज़माने में अगर आपने अंडरग्राउंड पार्टी रखी है, या कोई सीक्रेट क्लब होता है, हम फिल्मों में भी देखते हैं, वो आके एक पासवर्ड बताते हैं बाउंसर को, तो वो पासवर्ड फिर वो रिपीट करता है, फिर वो कहता है ठीक है अंदर जाओ। वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, पासवर्ड आपने आगे पीछे किसी को बता दिया तो गया। ये तो काउंटर फिट भी नहीं हो सकता ना भाई। 10 अगर आपने किसी इन्विटेशन के 10 टोकन बनाए कि 10 ही लोग आएंगे और ये बड़े खास लोग होंगे, और आप चाहते हैं कि भाई शायद मुझे देखे ही ना, वो सीक्रेट सोसाइटी बना दी, जुब्बों के अंदर हम आ गए, तो आपने खाली वो टोकन उनको दे देना, वो जिसके पास होगा वो वेरीफाई करवा के आ जाएगा। तो वो काउंटर फेट नहीं हो सकता ना, मतलब वो कोई बना ही नहीं सकता डुप्लीकेट। बनाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई डुप्लीकेट है। सही। उसकी जो पूरी की हैश होता है, हैश आपका जो होगा। अब इसके ऊपर उन्होंने कहा कि और तजर्बे करते हैं। तो एथेरियम, अच्छा ये होता ये है कि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती ना, मुख्तलिफ आइडियाज़ आते हैं और वो आपस में जब मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते हैं। और अगर माइनर्स जो होते हैं, जो किसी भी ब्लॉकचेन के जो माइनर्स होते हैं किसी भी कॉइन के, वो 51% में उसको 51% में उसको अप्रूव कर दें कि हाँ ये चेंज होगा, तो वो चेंज हो जाता है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। तो पॉपुलर आइडियाज ही अप्रूव होते हैं या उस चेन पे अपडेट होते हैं। डेवलपर तो कोई भी बन सकता है ब्लॉकचेन का। तो जब ये जो नॉन फंजिबल टोकन है ना, अब ये एक वक्त में इसको समझें, एनएफटी अलग है और जो दूसरा आर्ट भी बिक रहा है वो अलग है। आप 10 किस्म की कॉपीज भी बेच सकते हैं, लेकिन एनएफटी अगर बना दिया आपने एक नॉन फंजिबल टोकन, तो इस टोकन के ऊपर उन्होंने कहा कि आप चलो पिक्चर्स डालना शुरू कर दो, तो उन्होंने आर्ट डालना शुरू कर दिया। होता रहा, साइबर पंक है, आप देखें, आपने साइबर पंक देखें, वो कितनी अजीबोगरीब तस्वीर है, लेकिन वो कलेक्टर्स बन गए। अब इसको समझने के लिए आपको इंसान की नफ्सियात समझनी है कि हम आर्ट को जो मिलियन, कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि यार $1 मिलियन क्यों आर्ट पे जा रहा है। भाई वो स्टोरी पे खर्च कर रहा है, वो दिखाएगा कि भाई ये स्टोरी थी, ये मैंने खरीदा है, और एक फ्लैक्स पे पैसा खर्च कहाँ करेगा। इस तरह जो पोकेमोन के कार्ड्स हैं या जो पुराने हैं कलेक्टर्स आइटम है, नायाब चीज़ें, वो कलेक्टर। तो अब इन्होंने बना दिया नायाब। अब ये काउंटर फिट भी नहीं हो सकती कि तेरे पास है तो भाई ये इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, लाइक मोनालिसा के सबके घरों में लगी हुई है। नहीं, यार लेकिन नहीं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल मोनालिसा तो ओरिजिनल रहेगी ना। एग्जैक्टली, हाँ, उसके लिए तो आपने फिर भी अब पैसे इंसान तैयार हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड के लिए, जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप वीआर ग्लासेस भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। एप्पल एक कार में पढ़ रहा था, मैंने उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन एप्पल ऐसी कार बना रहा है जिसके अंदर आप वीआर ग्लासेस पहन के बैठे होंगे और
टोटल ब्लैकआउट होगा। ओके बाहर की दुनिया से आपका कोई वास्ता नहीं होगा अपने फिजिकल सेंस में, लेकिन आप वीआर के थ्रू कंट्रोल कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। सो तो आप सो बेसिकली वो गैरी वी का मैं टिकटॉक देख रहा था, उसमें किसी ने पूछा कि एनएफटी क्या है एंड व्हाई आर पीपल स्पेंडिंग सो मच इन एनएफटी आर्ट। तो उसने अगले बंदे से पूछा कि तुमने कभी फोर्टनाइट खेला है? कह रहे हाँ। कह रहे कभी ऑनलाइन स्किन्स खरीदी हैं कैरेक्टर्स की? कह रहे हाँ। कह रहे किसके लिए खरीदी थी? तुमने दोस्तों में फ्लेक्स कर दी थी। तो अब जो फ्लेक्सिंग, अभी तक हम फ्लेक्सिंग क्या कर रहे थे? सिविक ले ली, प्राडो ले ली, बंगला ले लिया। अब फ्लेक्सिंग चली गई, फ्लेक्सिंग भी डिजिटल चली गई है। सो मैंने एक और टिकटॉक देखा था एंड इट वाज रियली स्केरी। वो ये था कि फेसबुक का जो वीआर प्रोग्राम है वो ये है कि उस वीआर के अंदर एक यूनिवर्स होगी। आप रोजाना सो के उठेंगे, चश्मा लगाया, दूसरी दुनिया में चले गए। उस वीआर यूनिवर्स में बाकायदा आपका अपना घर होगा, आपकी अपनी गाड़ी होगी, आपकी अपनी एक फैमिली होगी, राइट? और फेसबुक ही की जो क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, वो आपकी वहां करेंसी होगी। सो अभी तक जो हम फ्लेक्सिंग यहां कर रहे हैं वो सारी हो जाएगी डिजिटल। अब डिजिटल में जो है, मेरा घर होगा जी बैरियर टाउन में, बड़ा खूबसूरत सा डिजिटल बैरियर टाउन में। यहां तो मैं नहीं ले सका, वहां ले लिया। आपने बेवर्ली हिल्स में ले लिया, वहां एक अलग दुनिया होगी। फिर वही हो जाएगा जो मैट्रिक्स में हो रहा था। हम सब एक पॉड में लेटे हुए होंगे, ट्यूब से खाना आ रहा होगा, डायपर में हम कर रहे होंगे जो भी, या शायद ऐसी फूड टेक्नोलॉजी आ जाए जैसे वो उसको कैप्सूल खिलाते हैं और आपका पेट भर जाता है। आई थिंक बैक टू द फ्यूचर में था या किस में था ये? उसका सबसे वॉली के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। मोटे मोटे हो गए थे, पड़े पड़े काम नहीं कर रहे थे, तो वॉली के अंदर ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ये ना शायद कुछ लोगों के लिए ये बात कदीम हो, जो सेकंड लाइफ जिन्होंने गेम खेला है। और एक और गेम मेरे जहन में नहीं आ रहा, सिम्स था और एक और था, उसके अंदर बाकायदा करेंसीज की, वर्चुअल करेंसीज की ट्रेडिंग होती थी। ओके ठीक है, एक वक्त था लिबर्टी रिजर्व, अगर आपको याद हो, पेपैल से पहले वो चलता था, उसको एफबीआई ने अब बंद कर दिया है। तो वो करेंसी भी इन गेम्स के अंदर चलती थी। तो वहाँ पे यही है कि आपने अपना घर खरीदा सेकंड लाइफ के अंदर, सेकंड लाइफ नाम ही समझ लें। और अच्छा क्या था, लेकिन वो गेमर कम्युनिटी जो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर लिमिटेड थी, उसके अंदर पॉपुलर था। अब सही। वो क्या रहा है कि अब गेमिंग का मतलब ही चेंज है। हाँ आप छोड़ दें, अब आप वीआर देख रहे हैं, आप चीज़ें देख रहे हैं, आप कुछ दिनों में छोड़ दें कि डिजिटल जो हम जिस तरह देखें, हर टेक्नोलॉजी आपस में इंटरकनेक्टेड होती है ना। हम जब तरक्की, एक टेक्नोलॉजी में तरक्की होती है तो सारी टेक्नोलॉजी आती है। जैसे कंप्यूटिंग पावर में हमने तरक्की की तो अब हम इस किस्म के गेम्स खेलने के काबिल हो गए जो हकीकत के करीब तर हैं। अब क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा तो गेम ऐसे हो जाएंगे कि रियलिटी के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और एआई भी तेज हो जाएगा। आपको सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। उस एनर्जी को आप अपनी कार्डिविश स्केल के जो सिविलाइजेशन है उसमें आहिस्ता 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 ऊपर जाएंगे। क्या पता आप किसी दिन सन को जनरेटर बना लें अपना। ठीक है, तो हम ये सारी आपस में इंटेंगल्ड हैं। अब क्या हो रहा है कि अब ये जो गेमिंग जो ऑनलाइन था ना, ये चंद छोटे से तबके के अंदर था, अभी अब हर किसी के मोबाइल के अंदर आ गया। अब हर कोई खेल रहा है और इतनी आसानी से खेल रहा है। और लोगों को समझ आ रही है। देखें, अगर लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में पैसा उड़ा रहे हैं ना, तो उनको समझ आ रही है कि मुझे अपना पैसा बाहर ट्रांसफ़र कैसे करना है। ठीक है, तो एक है बुरी बात है, लेकिन उससे आपकी आवाम को आगाही मिल रही है। अब लोग क्रिप्टो के अंदर आ गए। ठीक है, अपने क्रिप्टो किस तरह करते हैं, हर किसी ने बाइनेंस पे अकाउंट बना दिया है। यूएसडीटी खरीद लेते हैं वो P2P प्लेटफॉर्म से, फिर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। भले पाकिस्तान के अंदर बैन हो, लेकिन हो रहा है तो हो रहा है। तो अब लोग ये चीज़ें आ गई हैं। अब वो गेमिंग कम्युनिटी जो छोटी सी थी, अब यहाँ से ये चीज़ें आ गई हैं। अब हर कोई गूगल प्ले पे आपका बच्चा है, वो स्किन खरीद लेता है। पाकिस्तान के अंदर कॉमन बात, वरना कौन सोच सकता था। जब अम्मी को मैं बताता हूँ ना कि गेम के अंदर पैसे देने पड़ते हैं, बोले पागल है क्या? तो अब आप, ये कॉमन बात हो गई है ना। आप जैस पे जाएं, जैस कैश पे जाएं, वहाँ पे गूगल के, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, आप 200-300 रुपये लोड करें, गूगल प्ले स्टोर का कार्ड आप अपना वो करें, बाय करें और उससे आप स्किन खरीद लें। तो बड़ी कॉमन हो गई है। अब क्या हो रहा है, अब जब ये कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम डिजिटल फ्लेक्सिंग करना शुरू करते हैं। देखिए ना, ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग कम्युनिटीज़, गेम्स, इस तरह आपकी दुनिया बदल गई। लोग पूरा बच्चे पूरा दिन यूँ बैठे होते हैं और गर्दनें यूँ हो गई हैं झुक झुक के कंप्यूटर के ऊपर। अब हम तैयार हैं। अब आगे आने वाला जो दौर है ना जुनैद भाई, वो इस तनाजुर में बड़ा ख़तरनाक है
कि एक तो यहाँ पे हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर रियलिटी का मतलब ढूंढ रहे हैं, और जो हमारी अपनी रियलिटी जिसको हम अभी जी रहे हैं वो भी हम खत्म करने की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हाँ, यानी हम इस रियलिटी में छुट्टियां मनाने आएंगे, छुट्टियां मनाने आएंगे। हम रहेंगे कहीं और, लाइक, सो व्हाट इफ अगेन दिस इज वेयर इट ब्रिंग्स मी, क्या पता इस वक्त हम खुद एक वीडियो गेम में हो, एग्जैक्टली, सिमुलेशन थ्योरी है ही यही। और हमारी जो असली बॉडीज हैं वो किसी पॉड में कहीं और रखी हुई हैं, और आपने अपना वीआर लगाया हुआ है, मैंने अपना वीआर लगाया हुआ है, और उस वीआर यूनिवर्स में इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो इमेजिनेशन को वाइल्ड करें ना, क्या पता बॉडीज ही ना हो, कुछ और हो, हमें क्या पता, हम तो ये रियलिटी समझ रहे हैं ना। हाँ, क्या पता एनर्जी हो, क्या पता क्या हो, कॉन्शियसनेस एटम्स क्या हो, हो, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हो, हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, हमें क्या पता कहाँ से इंटरकनेक्टेड हो, हमारी सोल कहाँ से आई हो, रूह का क्या कॉन्सेप्ट है ना, पता क्या। हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हो एक कंप्यूटर सिस्टम में, हम यूं 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 घूम रहे हैं, एक बड़ी और मूवी उसकी देखी यहाँ थी। रियलिटी जनरेट हो रही है। एग्जैक्टली, एक मूवी देखी थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसके अंदर ना दिखाते हैं कि एलियन आते हैं, एलियन आता है और बड़ा 2 हॉर्न होते हैं लाल कलर का शैतान के, उसमें वो हाँ, एलियन होता है। अब वो इंसानों को खत्म कर देता है, दुनिया तबाह कर देता है, और हर दुनिया से उसका वो होता है, टास्क होता है कि एक एक मखलूक उठा लेना। अब वो जो एक मखलूक उठाता है ना, इंसान दुनिया से इंसान उठाता है, वो जाते हैं एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर कि अब तुम यहाँ चले जाओ। लेकिन अभी तक हम अपने शऊर में है ना, मैं कहता हूँ आप इमेजिन नहीं कर सकते ना कि यार एज अ हाइव, जो बी एज अ हाइव सोचती है, इंसान एज अ हाइव कैसे सोचेगा। हम सिंगुलरिटी की तरफ जा रहे हैं ना, हाँ, न्यूरल लिंक लगा के। हाँ, तो रियलिटी के परसेप्शन आगे आने वाले वक्तों में बहुत चेंज होने वाले हैं, और चेंज हो भी गए और हमने महसूस भी नहीं किया। आप मोबाइलों के अंदर इतना घुसे हुए हैं कि आपका बच्चा भी मोबाइल से तरबियत ले रहा है, आप भी मोबाइल से तरबियत ले रहे हो, आप हर एक सेकंड के साथ आप अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हो, और आपको महसूस भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये सोसाइटी नॉर्म है। तो जब आप वीआर का सोसाइटी, अभी देखें अभी कहाँ है, मुख्तलिफ एडवेंचर्स की जगह पे वीआर रोलर कोस्टर हम खेल रहे हैं, फेमिलियर सब हो रहे हैं। सही है, गरीब का बच्चा भी निकलता है, अगर वहां से वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको पता है कि कुछ है। यार देखो ना, हमें पता ही नहीं चला और स्मार्टफोन्स हम सबकी जिंदगी में आ गया। सबकी जिंदगी में आ गए। याद है 2006 के अंदर चाइना के आए थे पहले टच वाले, हाँ, जब आया था मेरी गूगल एडसेंस की पहली कमाई आई थी, तो वो, लेकिन 2006 के अंदर वो स्मार्टफोन चाइना के थे, और देख वो बड़ा, ओ यार इसके पास है, ईद मिलन पार्टी में फ्लेक्स कर रहे हैं स्कूल के अंदर। अब आम सी बात है, मतलब आप बच्चे के हाथ में 3-4 साल 5 साल का बच्चा हो, उसके हाथ में आप टैबलेट पकड़ा देते हैं और उस पर वो सीख रहा है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चला, महसूस भी नहीं हुआ, और ये हो गया। अच्छा, अभी आपने न्यूरल लिंक का जिक्र किया, बातों बातों में काफ़ी सारी ऑडियंस शायद फेमिलियर ना हो, सो न्यूरल लिंक के बारे में ज़रा डिटेल में समझाएं, क्या तबाही आने वाली है, इज इट गुड और बैड? अच्छा भी है बुरा भी है, मोबाइल, टीवी, हाँ, कंप्यूटर अच्छा भी है बुरा भी है। आप कुछ कर नहीं सकते बचने के लिए। हाँ, ये है कि पहाड़ों पे बकरियां लेके चढ़े जाओ तो अपनी फार्मिंग करो, बच्चे पालो, यही यही एक तरीके कार है। लेकिन ये है कि हम अवेयर होंगे तो क्या पता हम जो अपने टेक्नोलॉजिकल बड़े लोग हैं, मैं होमोड्यूस की इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो हम शायद बनाएं और हम उसकी कोई काउंटर में कोई अपनी डिवाइस बनाएं जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें ना। अब न्यूरोलिंक बेसिकली देखें, कोई भी टेक्नोलॉजी जो इंसानों से मुंसलिक हो, या इम्प्लांट हो, या सर्जरी हो, या इंसानों के साथ हो, उसकी अप्रूवल नहीं मिलती आपको। हाँ, ठीक है, न्यूरोलिंक बेसिकली आप ये समझिए कि एक चिप है जो आपके दिमाग में लगेगी, एनएफटी वाली नहीं कि आप एनएफटी लगा के बोल देंगे मैं चिप हो गया। एनएफटी तो आप चाबी के किचनों में भी लगी हुई होती है, तो वो आपके दिमाग से, NFC, एनएफसी सॉरी हाँ, एनएफटी की बात कर रहे थे हाँ, तो वही आ हाँ, गया दिमाग में। हाँ, तो वो आपके जब दिमाग में जब न्यूरोलिंक लगेगा तो आप काबिल हो जाएंगे कनेक्शन बनाने के डायरेक्टली मशीन्स के साथ। अभी आप काबिल हैं मशीनों के साथ कनेक्शन बनाने में, लेकिन अपने फिजिकल सेंसेस में। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए हाथ चाहिए होता है, आपको मोबाइल इस्तेमाल, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए हाथ, आंखें, कान, ये सारी चीज़ें, ये सारे सेंसेस फिजिकल चाहिए होती हैं। अच्छा, न्यूरोलिंक बेसिकली मैं जो बात कहते कहते रुक गया कि वो आई है, एफडीए अप्रूव करती है बाहर यूएस के अंदर कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो, क्यों चाह रहे हो। हाँ, उसने कहा कि भाई जो आपके जितने भी दिमागी डिजीज हैं, देखें न्यूरॉन फायर करते हैं ना आपस में, हाँ, ठीक है, उस तरह ही हमारा काम चलता है। आपके दिमाग के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कंटिन्यूसली एक दूसरे को करंट मार रहे होते हैं, और उससे आपका पूरा सिस्टम चल रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके जो कनेक्शन होते हैं ना, ये थोड़े वीक होते हैं, या थोड़े से फायरिंग आगे पीछे हो जाती है, जगह पे नहीं जाती। तो
न्यूरोलिंक करेगा क्या? अच्छा, उन लोगों को मसला क्या होता है, बड़े स्पाइनल कोड इंजरी हो गई तो आप यहाँ पे कनेक्शन नहीं मिल पा रहा, हम हाँ, पैरालाइज हो गया, सही है, रेशे की बीमारी हो गई, हाथ हिल रहे हैं, दिमाग की जितनी बीमारी हैं, टूरेट हो गया जो वो साउंड निकालते हैं एकदम से, पार्किंसंस वगैरह, हाँ मतलब बहुत सारी बीमारी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इसका इलाज है, ये आपके दिमाग में बैठेगा और आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसका सिस्टम सही कर देगा। सही। साथ साथ अच्छा फिर ये आप बाहर भी काम करेगा कि शायद कोई अंधा है, बहरा है, कोई किसी को बायोनिक आई लगा दी, अब वो देख सकता है क्योंकि टर्मिनेटर की तरह टर्मिनेटर की तरह, क्योंकि सिग्नल जो बाहर से सिग्नल आ रहे हैं, डेटा ले रहा है, वो प्रोसेस करेगा वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ और पे दिमाग में एक डाल पिक्चर देगा। चलाएगा। ठीक है, चाहे आपकी आंख खराब हो। ओह शिट। अब ये हो गए बड़े नॉर्मल कि अच्छा है यार, बड़ा अच्छा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको और मजीद ना, कि यार अब इतने में तो इंसान रुकता नहीं है ना, इंसान कहाँ रुकता है। हम तो टूथपेस्ट को भी यूं यूं घुमा के निकाल लेते हैं, इंसान की फितरत ये देखें, वो ट्विटर टिकटॉक पे हैक चल रहे हैं ना सारे, बड़े मशहूर, हम तो करते आ रहे हैं सारी जिंदगी। तो इंसान यहाँ रुकता नहीं, इंसान बोलते और आसानी क्या है। अब इसको थोड़ा मिलिट्री उसमें सुपर ह्यूमंस बनने की तरफ जाएं कि अब बायोनिक आई लग रही है, अब उस बायोनिक आई के साथ मैं चाह रहा हूँ कि उस मशीन जो मेरी लगेगी बाहर, मैं अंधा हूँ या मैं अंधा नहीं भी हूँ, तो उसके अंदर नाइट विजन भी आ जाए, उसके अंदर जूम कैपेबिलिटी भी आ जाए, उसके अंदर इंफ्रारेड भी आ जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दीवार सी के थ्रू भी आ सी जाए। थ्रू भी आ जाए, मैं दीवार के आर पार देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि यार वो कोने पे बंद, मतलब इंसान खाली आंख के फंक्शन से न्यूरोलिंक के जरिए कितना एडवांस हो जाएगा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे दूरबीन की जरूरत नहीं, मैं अपनी आंखों से देख लूंगा। ये सिर्फ आंख की बात है। अब आपने देखा होगा रोबोटिक्स के अंदर मुख्तलिफ मशीन्स हैं जो बड़े बड़े हैवी वेट वो कर रही होती हैं। अगर एवेटर मूवी देखी उसके अंदर वो नहीं सूट पहनते हैं, हाँ। इंसान ने वो इस किस्म के सूट बना लिए कि अब मैं पहनूंगा और मैं बड़े अच्छे अच्छे काम कर सकूंगा, और मिलिट्री के लिए उसको अभी तजर्बा किया जा रहा है, लेकिन उसमें बात वही है, मशीन इस्तेमाल करने के लिए हाथ चाहिए। हाँ। अब मैंने यहाँ पे स्पाइडरमैन के डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह मशीनें फिट कर ली और मैं सूट के अंदर आ गया, मेरे दिमाग में न्यूरलिंक लगा हुआ है। अब मैं जिस तरह अपना हाथ चलाता हूँ, मैं उस तरह सोच के उस तरह मैं मशीन चलाना शुरू कर दूंगा, तो एफिशिएंसी बेस्ट हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे इंसान, मैं फिजिकल अपनी कोई एनर्जी इस्तेमाल करे बगैर मशीन की एनर्जी, अच्छा उसके लिए फिर वही एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो मैं सूरज से ले लूँगा, तो मैं बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, क्या पता मैं रेडियो एक्टिव मटेरियल अपने हाथ से उठा रहा हूँ, और फिर आप सोचेंगे उस दुनिया किस तरफ जाएगी। सिर्फ यही नहीं, कम्युनिकेशन के लिए हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल या डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस फिजिकल वही। अब सोचेंगे अब ये ज़बान हाथ गए, अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पॉडकास्ट चल रही है हमारी इस वक्त, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं हिल भी नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ जुनेद भाई के दिमाग में जा रहा है। ठीक है, और साथ ही हमने ऐसी डिवाइस बना दी जो मेरी सोचें रिकॉर्ड करके, वो मतलब एफर्ट जीरो कर रही है। एफर्ट जीरो हो गए। अब मैं टेलीपैथिकली आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप उसका जवाब दे रहे क्योंकि हैं, आपका न्यूरलिंक मेरे न्यूरलिंक से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन कर रहा है, ब्लूटूथ हो रहा है। ब्लूटूथ या कोई भी टेक्नोलॉजी, आप वाईफाई यूज़ कर लें, जो भी आपके मीन्स, या 5G इसी वजह से 5G चाहिए कि आपको डेटा प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए। 5G इसलिए ज़रूरी है कि आप डेटा प्रोसेसिंग भाई यूँ, अब ये छोटी मोटी बातें नहीं चलेंगी कि यार अभी 1 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड से कम भी टाइम चाहिए हमें। 5G इसलिए लाने की कोशिश की जा रही है। कार ड्राइव कर रहे हैं आप बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों की कार, अपने बच्चों को आपको कहीं पहुंचाना है और आप मशीन पे भरोसा नहीं कर रहे। एक तो हम अभी सेल्फ ड्राइविंग कार पे जा रहे हैं, आपने मैं खुद चलाऊंगा, अब आप न्यूरोलिंक से अब उस कार के साथ कनेक्ट हैं, आप घर पे बैठे हुए आप ड्राइव करके अपने बच्चों को वहां पे छोड़ के आगे, क्या पता बच्चे जाएं भी ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा और ले लें कि अब VR वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी कर लेते हैं AR, कि मैं एकदम, हम वर्चुअल होना पसंद नहीं करेंगे ना, हम एंजाइटी के अंदर आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो, जिस तरह NFT की बात चल रही थी, मैंने NFT खरीद ली है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये NFT जो भी मेरे घर पे आए वो देखे, तो मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी इस्तेमाल करते हुए मैंने वो यहाँ पे लगा दी दीवार के ऊपर। अब मेरे न्यूरोलिंक से मैं उसको देख तो पा रहा हूँ, जितने भी लोग आ रहे हैं वो उसको देख पा रहे हैं। फिजिकली नहीं है यहाँ पे, फिजिकली नहीं है यहाँ पे। आप मतलब मैं खाली इमेजिनेशन ला रहा हूँ कि और मजीद क्या क्या हो सकता है। टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं, अच्छा होता क्या है कि जब आप, एवोल्यूशन तो चल ही रही है ना, लोग बोलते हैं एवोल्यूशन, या एवोल्यूशन में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं जब कोई चेंजेस आते हैं। आने वाली शायद 1000-2000 जनरेशन के बाद हमारे दिमाग बड़े हों और हमारे जिस्म छोटे हों, सारा काम इधर से हो रहा है। अब ये हो गई, इसके अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं अभी तक, अब बुरे इफेक्ट क्या हैं देखें।
मार्केटिंग आप यूट्यूब पे भी होते हैं और फेसबुक, हमें पता है कि किस तरह मार्केटिंग होती है। मैंने बताया भी कि मार्केटिंग यूज़र को जानता है। जो आज का अल्गोरिदम है एआई का, जो फेसबुक कर रहा होता है वो यूज़र को जानता है। फेसबुक ने आपकी प्रोफाइल बनाई हुई होती है कि उसको पता होता है कि इसके आपने चाहे अपने बच्चे की पिक्चर अपलोड की हो या ना की हो, लेकिन फेसबुक को पता होता है कि ये शादीशुदा हो गया है और इसके इतने इतने साल के बच्चे हैं। हाँ ये आपकी प्रोफाइलिंग खुद ही करता है फेसबुक का अल्गोरिदम। उसके ऊपर पूरा जो अभी सेनेट के अंदर मार्क जुकरबर्ग को बुलाया था, तो फिर उसको आपको उस हिसाब से ऐड दिखाता है। कोई भी कंपनी टारगेट करती है ना, मतलब पेरेंट्स को दिखानी है, तो वो फिर वो पेरेंट्स को वो ऐड दिखा देता है। एक छोटी सी मिसाल है। तो आप मैनिपुलेट होना शुरू हो गए ना यहाँ से कि आप बच्चे की सालगिरह आने वाली है, फेसबुक को पता है आपके बच्चे की सालगिरह आने वाली है, अल्गोरिदम से, डेटा से, कि आप क्योंकि हमने जब वो पैदा हुआ था हमने स्टेटस डाल दिया ना था। भी डालें। व्हाट्सएप पे तो बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे तो बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप डेटा भी तो उसके ले रहे हैं। पास है। आप ना भी डालें, आपको कोई मुबारकबाद ना दे, वो देखेगा कि हाँ भाई दो बंदे मिले। अब ये जाग आ रहे हैं, ये किसी ऐसी किट लोकेशन ऑन होती है ना, किड्स की शॉप में जा रहे हैं, हाँ या ये स्कूल में जा रहे हैं, हाँ। किस स्कूल में जा रहे हैं, प्री प्राइमरी में, किंडर गार्डनर में, कहाँ पे जा रहे हैं, इनका बच्चा हो गया। ये भाई वो एल्गोरिदम करता ही है। वो एक बड़ा मशहूर वाकया था। ये मैं हमेशा गलत बुक का नाम ले लेता हूँ, तो इस बार मैं नाम ही नहीं लूँगा बुक का। जिन्होंने पढ़ी हुई है वो कमेंट में मेंशन कर देंगे कि वो एक 15-16 साल की लड़की थी और अमेरिका में जो स्टोर है टारगेट, वो वहाँ से शॉपिंग करती थी। अब उसका एक डेटा बना हुआ था, वो क्लब कार्ड देते हैं आपको। वो बेसिकली आपकी परचेजिंग स्टाइल नोट कर रहे होते हैं। उस क्लब कार्ड में आपकी ईमेल होती है, आपका फ़ोन नंबर होता है, फिर आपको वही ऐड पुश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं, उसको पता है मैं मुस्लिम हूँ क्योंकि मैं हमेशा हलाल मीट उठाता हूँ, तो अब हलाल मीट में जो ऑफ़र आएगी मुझे एसएमएस आ जाएगा। रमज़ान में ऑफ़रें आएंगी मुझे मैसेज आ जाएगा। वो एंथनी को नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है वो क्रिसमस वाला है, क्रिसमस वो वाला है। ईस्टर वाला है। उसको ईस्टर की जाएंगी कि जी डेयरी मिल्क के ईस्टर बनी वाला अंडा आ गया है, उठा ले बच्चे के लिए। ठीक है। तो इसी तरह वेगस में आप जाए ना, तो वेगस में अगर आप, जैसे मैं बिलाजियो गया था और ये सीजर पैलेस मशहूर है, हैंगओवर भी वहीं बनी थी। वहाँ पे अगर आप थोड़े से फ्रीक्वेंट हो जाए ना, आपको होटल रूम फ्री हो जाता है। $50 में भी मिलते। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, हमने जो होटल रूम लिया था वो $250 का था। $250 में यहाँ मैरियट नहीं मिलता भाई। ये जिसके बाहर फ्रेयर हॉल में टिकटॉकर घूम रहे होते हैं, साला खिड़की खोलो टिकटॉकर खड़ा है नीचे, गोल्डन वालों वाला। बिलाजियो $250 का। वाई? क्योंकि उनको पता ही कसिनो में उड़ाएगा। किसी ने उड़ाएगा। दूसरा, जब आप फ्रीक्वेंट होते हैं ना, मेरे एक गेस्ट आए थे, उनकी वो कनेडियन है और उनकी सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वेगस में ही होती हैं। तो उनको तो कैलेंडर आया हुआ होता है कि जी फ्री फ्री ये नाइट्स फ्री हैं। उन्होंने मुझे ऑफर भी की थी, नेक्स्ट टाइम जब भी जाओ मुझे बोलना, मैं यहाँ से बुक करूँगा, फ्री होगा। वो आपको एक कार्ड दे देते हैं कि सर जो भी परचेज करें ना, ये कार्ड ज़रूर टैप कीजिएगा। अब वो कार्ड ले लेके आप जहाँ जहाँ जा रहे हो ना, वो मॉनिटर हो रहे हो आप। हम्म। तो जहाँ जहाँ आप रुक रहे हो, जिस जिस शॉप पे, वो फिर आपको वही चीज़ें पुश कर रहा है। ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो। वो आपको वहाँ से जो आपको लग रहा है कि मैंने $250 यहाँ से बचा है, आप 2500 यहाँ खर्च कर चुके थे। सिमिलरली ये जो टारगेट वाली मैं वाक्य सुना रहा था, एक बच्ची थी, वो हमेशा शॉपिंग करती थी टारगेट से। तो वो, अब जाहिर है टीनेजर लड़कियां हैं, तो वो सैनिटरी पैड्स भी यूज़ करती हैं। तो उसने सैनिटरी पैड्स लेना बंद कर दिए क्योंकि उसको पीरियड्स नहीं हो रहे थे, राइट। और उसके घर पे एक दिन प्रेगनेंसी किट, प्रेगनेंसी टेस्ट की किट आ गई, या फिर समथिंग अबाउट न्यू बॉर्न बेबीज, कोई इस तरह की बुकलेट आ गई। उसके बाप ने देखा, उसने बोला ये क्या बकवास है, कौन है प्रेग्नेंट इस घर में, और ये बच्चों की चीज़ें क्यों आई, समथिंग और दी अदर, इस तरह की चीज़ें। लड़की को भी नहीं पता था। फिर जब लड़की ने टेस्ट किया तो वो प्रेग्नेंट निकली। यानी एआई को पता था एआई को पता कि वो था। प्रेग्नेंट है, उस लड़की को खुद नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। एआई को पता था, देखे ना। उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि इसने शॉपिंग में बड़े अरसे से सैनिटरी पैड्स नहीं लिए, सो दैट मीन शी इज प्रेग्नेंट। और उसको फिर वो मवाद भेज रहा है न्यू बॉर्न चिल्ड्रन की, अच्छा ये वाले गिफ्ट ये सेट खरीद और ये लो, वाले वो खरीद टॉयज लो। और ये वाले मदर केयर, समझ रहा है। ऐसा ही है भाई। फेसबुक पे ना आप, अच्छा ये एआई जो है, ये अब तक के एआई है हमारे पास। अब हम जा रहे हैं GPT-3 में, जो अभी पब्लिक के लिए खुला नहीं है, जो ह्यूमन कंपैरिजन लेवल पे तख्लीक कर रहा है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना क्रिएटिविटी, आप तो गए जॉब, मैंने पुरानी वाली वीडियो में बात की थी इसकी, तो मैं दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन
अब होगा क्या, हम इस पे बात कर लेते हैं। जब GPT-3 ह्यूमन कंपैरिजन लेवल पे सोच रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है ना वो इंसानों से तेज है। सुपर अब वो ह्यूमन। सुपर ह्यूमन मुख्तलिफ डायवर्जन में सोच रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में अभी आप बड़े परेशान होते हैं ना, फेसबुक का व्हाट्सएप ने डेटा मांगना शुरू कर दिया तो लोग बगैर जाने परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। हालांकि वो डेटा तो मॉनिटर हो ही रहा है आपका। फेसबुक पे तो ऐसा हो रहा है कि आपकी सोच है 5000 डेटा पॉइंट्स होते हैं एक बंदे के, एक बंदे के। यानी आपके क्या क्या शौक हैं, क्या क्या आपकी प्रेफरेंसेस हैं। इनफैक्ट मुझे किसी ने बताया था, चूँकि मैं अमेज़ॉन, आई लव अमेज़ॉन, मैं जब भी इंग्लैंड जाता हूँ मैं अमेज़ॉन पे बैठा रहता हूँ एंड आई लव शॉपिंग। तो मुझे किसी ने बताया था कि इसका एआई इतना स्ट्रांग है कि कभी कभी सोचते हैं यार मैंने अभी लिटरली कौन सा आइटम था, कौन सा मैंने वो पहली चीज़ ली थी जो मैंने सुबह ऑर्डर किया था शाम को आ गई थी घर पे, ये साउंड प्रूफिंग फोम। ठीक है, सुबह 10 बजे मैंने ऑर्डर किया, शाम 7 बजे चीज़ आ गई। इसको मैंने तस्वीर भेजी, हैरान हो रहा था। माइक भी इस तरह सेम डे आ गया। तो मुझे बंदे ने बताया था, वो ही वर्क्स क्लोजली विद अमेजोन, कह रहा है हमारा एआई इतना स्ट्रांग है कि कभी कभी जो है ना, आपने ऑर्डर नहीं भी किया होता ना, हम ऑलरेडी चीज़ शिप कर चुके होते हैं आपके नियरेस्ट वेयर हाउस पे, क्योंकि आप जितने अरसे से बार बार वो चीज़ सर्च कर रहे थे ना, जिस लगन से बार बार ईबे पे भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, प्राइस कंपैरिजन, वो समझते ये खरीदेगा, ये आएगा, ये आएगा, और हम भेजते हैं। और कह रहे हैं 70 to 80% वो टारगेट लगता है, 20% होता है जो रिटर्न आ जाता है। वरना एआई को पता होता है, हमें नहीं पता होता कि मैंने वो माइक लेना है या नहीं लेना। एआई को पता है ये लेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। और सैलरी आने वाली है, तारीखें भी होती हैं। यस, एग्जैक्टली ये सारी। देखिए मैं ना एक अभी मार्ट के लिए काम जॉब कर रहा था, मार्केटिंग की ना, मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पे उन्होंने वही 10,000 की शॉपिंग पे जो कूपन देते हैं। अब एक यहाँ पे सेठियाना कल्चर है ना, यहाँ पे पता नहीं है, तो उनको एसएमएस और कंपेन चलानी थी बड़ी। उन्होंने कहा था कि यार इस पे काम करना है। मैंने सिर्फ सिंपल डेटा फैच किया, जो बास्केट जो इनकी जो बास्केट साइज की जो साइंस होती है पूरी मैंने देखी यूट्यूब के ऊपर। मैंने कहा समझ आया, जिन्होंने 10,000 से ऊपर की शॉपिंग की हुई थी, 7,000 तक हम कहते हैं कि 7,000 की जिन्होंने शॉपिंग की है पिछले 6 महीनों के अंदर, उनको टारगेट किया। अच्छा क्या हुआ कि बिल्कुल एसएमएस व्हाट्सएप प्रिसाइज टारगेटिंग करके जब किया ना, तो उन्होंने पहले भी ऑफर चलाई थी, उससे 50% ज़्यादा का रिजल्ट आया। तो ये सिंपल डेटा, एआई भी नहीं था यहाँ इन्वॉल्व, यहाँ पे एक इंसान, एक दिमाग इन्वॉल्व। तुमने बस फिल्टर लगाया कि ये वाले मुझे अलग चाहिए, भाई ये अलग कर दो इनको, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और आप हर जगह पे एसएमएस पे टारगेट कर दो, ये आ जाएंगे। 50% इंक्रीज हो गई। अच्छा पहले क्या होता था, अगर वो सबको करते थे तो वो मैसेज इतना डिलीवर नहीं हो पाता था, या हर किसी को आप पहुंच नहीं पाते। डेटा इतना अहम है, और आप जो अपना डेटा हर वक्त दे रहे होते हो ना, फेसबुक फ्री आपको जो कर रहा है, या व्हाट्सएप फ्री आप चला रहे हो, मजे कर रहे हो, $1 पे भी चीखें निकल गई थी, ऐसा ही नहीं है। आपको खरीद रहा है, आप प्रोडक्ट हो उसके लिए। ये आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट हो उसके लिए। When you're not paying for the product, you are the product. एग्जैक्टली वो ब्लैक मिरर की एक एपिसोड थी ना, जिसमें वो सारे बैठ के गेम चल रहे होते हैं और अपने पॉइंट्स पे खरीद रहे 50 होते हैं। million miles 50 मिलियन माइल्स वाला वो जो दौड़ते हैं मेरे ख्याल से एड्स बंद करने के लिए। एड्स बंद करने के लिए। आप प्रोडक्ट हो। और आगे आने वाले वक्तों में, जैसे अभी क्वांटम कंप्यूटिंग, अभी तो हम GPT-3 पे, उसके साथ जब क्वांटम कंप्यूटिंग बिल्कुल फंक्शनल में अगर आ गई, जो चाइना के अंदर और यूएस के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, हम बहुत दूर हैं, और जो उसकी प्रोसेसिंग पावर होगी, उसको जब आप ये GPT-3 या उसके आगे वाले वर्जन के साथ एआई के साथ लिंक करोगे ना, आपको पता भी नहीं होगा कि आप मैनिपुलेट, अभी भी नहीं पता, लेकिन आपको वहमो गुमान में भी नहीं होगा आप मैनिपुलेट हो रहे हो। आप सोसाइटी नॉर्म, ये तो आसान है, ये है वो है, अब फिर इसके साथ न्यूरल लिंक आप अपने दिमाग में फिट कर दोगे, ये तो सही प्रो मैक्स आप कॉम्बो बन तो रहा है भाई। पता नहीं कहाँ पे बॉट आर्मी बन के घूम रहे होगे। आपको पता, आपको मतलब आप सोचे ना, अभी हम बात करते हैं कि यार मैं लोहे कुरानी में वो अगर लिखा हुआ है तो मैं फिर मेरी अपनी फ्री विल का है। फ्री विल तो आपकी वैसे ही यहाँ इस दुनिया में टेक्नोलॉजी खत्म कर रही है और आगे खत्म ही कर देगी। अब आप सोचें कि प्लेजर क्या देगा आपको, क्या होगा, इमेजिन करें। मैं कहता हूँ इमेजिन तो करें। लोग बोलते हैं कि यार देखें, अल्लाह ताला भी उसकी मदद, उस कौम की मदद करता है जो अपनी मदद करे। आज अगर हम आज ये बैठ के बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है, उसके जरिए शायद कोई एक आध बंदा ऐसा निकल जाए जो बोले कि यार मेरे पास वे आउट है, और बोले नहीं, करके दिखाए। शायद हम प्रोडक्ट में बच जाए। देखिए चाइना ने तो अपना बंद करके रखा हुआ है ना, वो तो सेफ है, वो तो बाहर की वेबसाइट भी अलाउ नहीं करता। हम तो इस मामले में बड़े
हमें प्राइवेसी नहीं, हम पेपैल अमेजोन कुछ भी नहीं ला पा रहे, हमारे पास कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है इन वो कल सारे एक कामों में। मीम आया था ना, हमारे लिए खाली बस आप पैसे दे दो, असला दे दो इनको, पूरी दुनिया इसमें इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान हाँ के लिए टेक्नोलॉजिकल वे में पाकिस्तान के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है यार। इमेजिनेशन खत्म हो जाती है ना कि यार न्यूरोलिंक लगी हुई है, एआई फास्ट है, मैं यहाँ पे प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा, मैं फिर सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि लाइक ये सारी चीज़ें आपको एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी पेश करेंगी? क्योंकि मैंने एक टेड टॉक सुनी थी, तकरीबन उस बात को भी 8-9 साल हो गए। एक जर्नलिस्ट था और वो इजिप्ट का ट्रिप प्लान कर रहा था। तो उसने अम, अपने दोस्त को बोला इजिप्ट सर्च करो, और ख़ुद सर्च की। अच्छा, चूंकि वो जर्नलिस्ट था तो उसकी जो इंटरनेट कंजम्पशन थी वो न्यूज़ थी। तो जब उसने इजिप्ट लिखा गूगल पे तो उसके सामने जो आया जी इजिप्ट के क्राइसिस, इजिप्ट में जो अरब स्प्रिंग और ये हुस्न मुबारक को डीथ्रोन करना, ये सारा आ गया फ्रंट पेज पे। जब उसके दोस्त ने इजिप्ट गूगल किया और चूंकि उसका दोस्त ट्रैवलर था, साइट्स टू सी इन इजिप्ट, तो उसने 10 साल पहले ये बोला कि यार कंप्यूटर क्यों डिसाइड कर रहा है कि मैंने क्या देखना है। तो कंप्यूटर की जो हमारी जो सोशल मीडिया या हमारी एक इंटरनेट लाइफ है, वो रियलिटी सब्जेक्टिव है। इट्स बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक। ठीक है, अब मैं यूट्यूब खोलूं यहाँ बैठ के, आप खोलो, आपको कुछ और दिखेगा, मुझे कुछ और दिखेगा। Exactly. तो कंप्यूटर क्यों डिसाइड करा? दिस इज वेरी रॉन्ग। अब चूंकि मैं न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ और मैं जब भी इजिप्ट सर्च कर रहा हूँ मुझे तबाही ही दिख रही है। मुझे ना उसकी खूबसूरत अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी दिख रही है, ना मुझे उसकी खूबसूरत पिरामिड्स दिख रहे हैं, मुझे तो जी जंग दिख रही है और ये महंगाई और वगैरह वगैरह। तो मैं तो एक डिसटेस्टफुल हो रहा हूँ ना टूवर्ड्स दैट कंट्री। वाई इज़ अ कंप्यूटर डिसाइडिंग कि मुझे कैसा फील करना है? तो ये तो फिर अभी, और ये 10 साल पुरानी चीज़ थी। 10 साल तो आने वाले वक्तों में विद ऑल दिस क्वांटम कंप्यूटिंग, GPT-3 एंड न्यूरालिंक, ये तो फिर अपनी मर्जी की रियलिटी, उसामा की रियलिटी अलग चल रही होगी, मेरी अलग चल रही होगी, और वो लेवल ही अलग होगा। लेवल ही अलग होगा। अब देखें यहाँ पे मसला ये है, ये बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि डिसाइड कौन करेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि इजिप्ट के 10,000 रिजल्ट, एक एग्जांपल है, आ रहे हैं। हाँ, अब 10,000 रिजल्ट पे छोड़ दें, कंप्यूटर ने आपके लिए अलग प्रेफरेंसेस, मेरे लिए अलग ये नहीं करता, एआई ये नहीं करता, तो वो फिर 10,000 में दिखाएगा क्या, किसकी प्रेफरेंस पे दिखाएगा? आप अगर हमें तबाही नज़र आ रही है, अगर मुझे तबाही, अगर गूगल सर्च करता हूँ, मुझे साइंटिफिक पेपर अब ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए, क्योंकि मैं वो ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहा होता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। अगर मुझे वो नहीं दिखे तो मुझे किसकी पसंद की चीज़ें दिखें? या तो कंपनी डिसाइड करे, उसमें भी मसला है। हाँ, ठीक है, या तो जो सोसाइटी नॉर्म है वो डिसाइड करे, उसमें भी मसला है। तो डिसीजन मेकिंग जो एआई, जो ये कंपनी जस्टिफाई करती है अपने आप को कि डिसीजन मेकिंग हम जो आपको दिखा रहे हैं वो आपकी मर्जी से दिखा रहे हैं भाई, जो आप पसंद करते हो, जो आप सर्च करते हो। इसी तरह वो ये कहते हैं इट्स गुड फॉर यू। इट्स गुड फॉर यू। अब इसके दरमियान कोई शैतानी हरकत करते हैं, हाँ, ठीक है, जैसे कोई इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर दे, जो कि हुआ है दुनिया भर में हो रहा है और होगा। अब वो उसके पास पावर है, वो कर सकता है भाई, ताकत है तो कर सकता है, वो कोई नोट नहीं कर पाएगा। मैं गया था, मेरे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो मैं एक प्रोजेक्ट के तहत कहीं मुंसलिक था, वहाँ पे सोशल मीडिया की अफादियत पे काम करना था कि यार सोशल मीडिया अब इंगेज करना है। तो कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे हुआ, अच्छा, वहाँ की जो यूथ थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बड़ी प्रोएक्टिव थी कि उन्होंने कहा कि यार सोशल मीडिया लाजमी है। और फिर लोग आए, जो सीनियर लोग थे वो खड़े हुए, उसने वो सबसे पहला जो जुमला था वो ये था कि सोशल मीडिया शैतानी चरखा है। वाह। वही लोग 3-5-6 साल गुजरे हैं, वही बंदा सोशल मीडिया के जरिए फुल एक्टिव हो रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना न्यूरोलिंक पे, एक सवाल है कि हम लगाएंगे ही नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं भाई। कल को ये भाई बोल दें कि कोविड पासपोर्ट होगा तो हज उम्रा करने को मिलेगा, नहीं तो बैठो आराम से, फिर तो आप लगाओगे। अब हर कोई भी ऑफिस के अंदर ना ऐसे ही है, हर ऑफिस के अंदर एक वो कहते हैं ना अनरिटन लॉ है। कोई भी अच्छे, आप किसी मल्टीनेशनल या किसी भी प्राइवेट ऑफिस के अंदर जाएं, अनरिटन लॉ है कि आपके पास कम व्हाट्सएप तो होना चाहिए। आप स्मार्टफोन को अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते।
ठीक है, अगर आप अपना पैसों से खरीद भी नहीं रहे तो आपको कंपनी लेके देगी। व्हाट्सएप तो चाहिए भाई, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है, आप बच ही नहीं सकते। आपकी जरूरत बना दी। हाँ, आप बच्चों को अवॉइड करवाएंगे, वो किसी के घर पे जाएगा, बच्चे को यूट्यूब पे, दूसरे बच्चे को यूट्यूब पे काम यार करता हमारे घर देखेगा। में केबल लगाना अलाउ नहीं थी, मैं कजन के घर जाके देख लेता था। तो अब आप बात हो अवॉइड ही गई। नहीं कर सकते ना। न्यूरलिंक भी आपको सोसाइटी नॉर्म बनेगा कि ऑफिस में बोल दिया, कि बॉस ने बोल दिया कि भाई मैं जबान इस्तेमाल करने में मेरे को मौत पड़ती है, हाँ, न्यूरलिंक लगा, कंपनी पैसे देगी। और नहीं, ऑफिस आना ही नहीं है ना, कौन सा ऑफिस, ऑफिस ऑफिस इज ओवर, आए ऑफिस आर खत्म भाई। एग्जैक्टली। कोविड ने सिखा दिया है, अब लोग पागल नहीं है 4 FSL पे बड़े बड़े फ्लोर लेंगे, बोले घर से काम करो। घर से घर काम से भी क्यों करो, बाली से बैठ के काम करो, वहाँ अच्छा इंटरनेट आएगा, जाओ कोकोनट वाटर भी पियो। अभी जरा खुलने तो दो। अब कंपनीज इस तरफ जाएंगी कि यार एम्प्लॉय होगा, यहाँ की शायद हो ना हो, बाहर की, कि यार अब ऑफिस का चक्कर ही खत्म। पागल है कोई सैन फ्रांसिस्को में इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए, भाई घर से काम करो, इंटरनेट चल रहा है, जाओ मालदीव जाके बैठो, काम चाहिए। और काम चल रहा है ना, 1 साल से बेहतरीन चल ऐसे रहा ही। है। कोई कंपनी बैठी, नहीं, कोई कोई भी कोई नहीं बड़ी बैठी। कंपनी बैठी, दे फाउंड अ वे आउट। तो ये तो नॉर्म हो जाएगा। और रही बात वही कि नहीं, क्या सोच रहा था मैं, जहन से निकल गई कि भाई नॉर्म, जैसे हम नॉर्म बनाने वाली बात, हाँ, RFID चिप्स, हम्म। RFID चिप्स के ऊपर बड़ा वो लोगों के खदशात थे कि जी ये इंसानों के अंदर चिप लगा देंगे और फिर जब भी दिल करा बिल गेट्स का स्विच ऑफ किया, बंदा मर जाएगा। स्वीडन में तो बल्कि शुरू भी कर दी है। और मैं यूट्यूब पे ही पढ़ रहा था, या कोरा पे शायद मैं पढ़ रहा था, कि ये लिखा था कि यार इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे जॉब पोस्ट हुई हुई है किसी लिंक्डइन पे या किसी जॉब पोर्टल पे, और वहाँ जैसे दुबई में सेल्स की नौकरी के साथ लिखा होता है 100% मस्ट हैव अ UAE ड्राइविंग लाइसेंस। सेल्स का आदमी कहाँ बेचेगा जब उसके पास गाड़ी नहीं होगी, गर्मी में पैदल चलेगा क्या? सही। मेट्रो हर जगह थोड़ी जाती है, उसे शेख ज़ैद रोड की है। अगर आपने सिलिकॉन ओएसिस जाना, इंटरनेशनल सिटी जाना, यू हैव टू हैव अ कार, राइट? तो मस्ट हैव दैट। तो कल को आने वाले वक्तों में जी आ जाएगा जी मस्ट हैव RFID चिप। तो जब हर जॉब के नीचे लग जाएगा मस्ट हैव, तो फिर लोग खुद ही जाएंगे, भाई लगा यार मुझे जल्दी से, 2 लगा दे, बल्कि इस हाथ पे भी लगा दे। सो नॉर्म तो बन जाएगा। नॉर्म तो बन जाएगा। आप देखें ना, न्यूरलिंक लगा हुआ है, मैं और आप टेलीपैथी में बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है, महफिल में आया, कहीं पे गैदरिंग है, वो बोल रहे यार तू लगा लेना भाई, क्यों नहीं लगा रहा? आप प्रेशर कर रहे हैं ना, पीयर प्रेशर, हाँ, प्रेशर बढ़ना शुरू, उसको लगाना पड़ेगा। और इनफैक्ट बल्कि न्यूरलिंक में फिर वही, जैसे वो ब्लैक मिरर की बड़ी वियर्ड सी एपिसोड थी गेमिंग वाली, वो जो गे निकलते हैं फिर वो आपस में देखिए वो वाली, हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए। फिर वो रियलिटी चल रही होगी ना। वो भी क्या लगा, एक लगाते हैं यहाँ पे और वो शुरू हो जाते हैं, किसी और रियलिटी में चले जाते हैं। में। अच्छा, न्यूरलिंक से पहले भी ना हमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि दिमाग से चीज़ें कैसे कंट्रोल करना है। आपने देखा होगा ना, मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के लिए वो सर पे पूरा हाँ, यहाँ पे वो बच्चों ने पहनाते हैं। बनाए हुए होते हैं वो। हाँ। मुझे एक बच्ची ने दिखाया था, याद है, एक्सपो सेंटर हम गए थे, वो दिमाग से व्हील चेयर चल रही थी, सोचने से। सोचने से। तो यहाँ पे वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन न्यूरलिंक क्या होगा, आपके दिमाग में छोटी सी चिप, वो हेलमेट नहीं पहनना पड़ेगा आपको, वो हाँ, इम्प्लांट हो जाएगी, तो वो हर किसी के लिए इजी टू यूज़ हो जाएगा ना। पहले बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन हर कोई लेके नहीं घूमता था, जैसे ही स्मार्ट हुए, हाथ में आए, कॉम्पैक्ट हुए, सबके पास आ गए। हाँ, अब तो इतना नॉर्मल हो गया है, तो आप इस चीज़ से बच तो सकते नहीं है। लेकिन इसकी जो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कि हम कैसे दे दें हाथ पे, तो वो सोच पैदा करनी है। अब जब अवेयर होंगे, अगले आने वाले 10-15 सालों में जो आपके साथ होने वाला है, उसके लिए अवेयर होंगे। कम से कम अपने बच्चों को कहानी सुना देंगे। कोई बच्चा बड़ा हो, कहानी सुनते सुनते ये वाली जो बड़ा होगा कि यार ये चीज़ आने वाली है, आ गई है, इसके लिए मुझे कुछ करना है, तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। तो हमारे यहाँ मसला यही है कि हम बात नहीं करते इस पे। और मज़े की जो आप अभी AR और VR कह रहे थे ना, ये आंखों पे पहनने की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना। आपके दिमाग के अंदर चिप लगी हुई है, वही आपने आपको आंखें सब बंद दिखा की, रही। आंखें बंद नहीं भी की तो ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई ना, कि इस रूम के अंदर मुझे नजर आना हाँ, शुरू हो सामने गया, आ गया, 3D इमेज आ गया, 3D इमेज प्रोजेक्शन आ आ गई, गई, प्रोजेक्शन आ या गई। फिर वो जैसे टेलीपोर्टेशन भी फिर आपको AI, आप क्या करेंगे, अब आप अपनी आसानी करेंगे। इंसान आसानी की तरफ जाता है ना, कि यार मैं सोचूं भी क्यों, मैं प्रोसेस भी क्यों करूं। तो फिर आप क्या AI के अपने जिम्मे AI के काम लगाना शुरू कर देंगे। जब आप AI के जिम्मे काम लगाना शुरू कर देंगे तो आप खत्म है। और फिर टेलीपोर्टेशन ऐसी भी हो जाएगी ना कि ऑगमेंटेड रियलिटी सामने आ गई। अगर आप किसी से मिलना चाह रहे हैं जो अमेरिका में बैठा है, तो बटन दबाया, यहाँ आके खुल गया। देखिए कितनी सारी टेक्नोलॉजी कैंसिल कर रहे हैं ना। होलोग्राम पे साइंसदान पागल हो रहे हैं कि होलोग्राम आ जाए, होलोग्राम कैंसिल हो रही है। हाँ, जरूरत ही नहीं है ना जरूरत ही नहीं है। प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गई सामने प्रोजेक्शन आपकी। सामने, बात करो, महफिलें लगाओ, बैठो, अपना अपना खाना पिया सब करो। वो जो स्मेल के दूसरे सेंसेस भी आ जाएंगे, सेंसेस भी आपको महसूस हो रहे होंगे। भाई सेंसस की मैं आपको, मैंने कोई 16-17 साल पहले
जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, मैं टीवी बहुत देखता था और सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी, उसी ने मुझे शेप करके ये इंसान बनाया है। तो मैं ये जो है ना, ये शास्त्री बहू और पता नहीं क्या है ये, मैं ये देखता ही नहीं था भाई, आज भी नहीं देखता ड्रामे। सो उसमें मैंने एक देखा था कि जो ऑनलाइन, जैसे ईबे था, ईबे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यार हमारी हर चीज़ बिक जाती, परफ्यूम नहीं बिकते। वाई? क्योंकि आप ऑनलाइन परफ्यूम्स वही खरीदते हैं जो आपने पहले यूज़ किए हुए होते हैं, राइट? अब जैसे एक्वाडी जो मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मैं आंखें बंद करके ऑर्डर करता हूँ बिकॉज आई एम फेमिलियर, बट मैं नया नहीं ट्राई। अभी देखो मैंने आने से पहले यहाँ नया ट्राई किया, वो झटका लग गया मुझे बहुत बड़ा, मैं ब्रांड पे चला गया लेकिन वो चीज़ ही नहीं, समझ रहे हो ना, ये रिस्क होता है। तो अब जाहिर है परफ्यूम भी तो एक इंडस्ट्री है, कोलोन्स की भी एक इंडस्ट्री है, तो दे वांट टू टैकल। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें, फूड इंडस्ट्री, अब केक एक से एक दिखने में तो लगता है देख तस्वीरों में, अब खाने में कैसे क्या पता। तो मैं 15-16 साल पहले नेट जियो पे देखा था कि देवर टेस्टिंग अ प्रिंटर जो कि टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल ट्रांसमिट कर सके, और आपके पास एक स्पेशलाइज्ड प्रिंटर होगा जिसमें प्लास्टिक पेपर की जगह कोई प्लास्टिक की शीट होगी स्पेशलाइज्ड, जिसमें वो रिसीव करेगी एंड देन यू कैन लिक दैट पीस ऑफ प्लास्टिक, यू कैन टेस्ट इट, या आप उसको सूंघो तो आपको उस परफ्यूम की खुशबू आएगी। तो ये 16-17 साल पहले टेस्ट कर रहे थे, कहीं तक तो पहुंच गए होंगे आज तक। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल बिकम ए रियलिटी। और जब न्यूरालिंक आ जाएगा ना, तो मैं तो कह रहा हूँ सारी की सारी जो आप इतनी मेहनतें कर रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। फिर ज़रूरत क्या है किसी को इस किस्म की डिवाइसेस या होलोग्राम की या AR की या VR ग्लासेस की, ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपको। गूगल ग्लासेस फ्लॉप हो गए ना, न्यूरालिंक फ्लॉप नहीं होगा कि मैं देख सकता हूँ। अच्छा, फिर मुझे मशीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मज़े की सबसे डेंजरस बात ये है ना, मुझे अपने घर के अंदर गूगल वालों ने अभी जो फ्लॉप हो गया है, उन्होंने एक इंटरनेट स्पीड की वजह से फ्लॉप हुआ है, 5G आएगा तो सेट हो जाएगा, कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म निकाला था कि आप हाई एंड मशीन्स ना खरीदें और आप अपने कंप्यूटर नॉर्मल बड़े घटिया से कंप्यूटर से आप कनेक्ट हो जाएं हमारे क्लाउड के अंदर और यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस गेम खेलें। ठीक है, उसका ये गूगल ने एक निकाला था, और गूगल नहीं निकाला था या पता नहीं अमेजोन ने, मैं नाम भी भूल गया उसका। तो वो फ्लॉप इसलिए हो गया, इंटरनेट की सर्विस स्लो थी और पिंग MS वगैरह बढ़ रहे थे। अब जब इस किस्म की डिवाइस आ जाएगी कि आप जो भी सोचोगे वो आपके सामने होगा, तो आपको प्रोसेसिंग पावर है ना, वो आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए होगी। तो अब आप कहाँ चले जाओगे? क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर के। कंपनी जिसने लगाई है ये न्यूरालिंक मेरे दिमाग के अंदर, वही मेरा डेटा प्रोसेस करेगा। मैं अगर मेरे पास यहाँ पे LCD LED लगी हुई है, मैंने सोचा मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, और देखें जॉब्स कितनी ख़त्म हो रही हैं, मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। और अक्सर क्या होता है, अभी कम्युनिकेशन गैप होता है ना, कि आप पहले डिज़ाइनर को एक्सप्लेन करते हैं, वो अपनी समझ के हिसाब से समझता है, फिर वो आपको देता है और रिवीजन होते हैं, और बाज़ दफ़ा इंसान बाल नोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, उसको समझ क्यों नहीं आ रही। अब मैं खाली, क्योंकि मेरे दिमाग में जो है वो बन नहीं पा रहा, मैं इमेजिन कर रहा हूँ ऐप का डिज़ाइन, वेब का डिज़ाइन, मैं इमेजिन कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैं इमेजिन कर रहा हूँ आर्ट, क्रिएटिविटी कितनी बूस्ट होगी। और वो सारा डेटा कहाँ जा रहा है? AI के पास। ठीक है, AI उस डेटा को मेरा लेवल, ह्यूमन कंपैरिजन लेवल समझ के वो मेरी स्क्रीन पे ला रहा है। यार ये मैंने बनाया, मतलब बैठे बैठे कोई काम ही नहीं है, हिले बगैर कि मैंने बनाया, क्रिएटिविटी का लेवल ही नेक्स्ट हो जाएगा। लेकिन क्या खतरनाक बात क्या है कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है? क्लाउड में। आप जो सोच रहे हो फिल्टर तो होगा, जाहिर बात है, मतलब वही वाली बात हो गई ना। अभी तो हम घबराते हैं कि यार अभी यहाँ बैठ के पैम्पर बोला, फोन सामने पड़ा था, चलो जी पैम्पर के ऐड आ गए, तो आप चलो फोन दूर रख लिया या बोलने से अवॉइड किया, अब तो और आज आपकी सोचों में घुस जाएंगे। तो फिर आप कुछ अगर, अच्छा उसमें फिर एक डाउन साइड ये भी है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ऑरवेलियन जॉर्ज ऑरवेल की जो प्रेडिक्शन थी कि हम और मजीद वो कहते हैं ना, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे बिकम द सेम। तो आप जितना फ्रीडम की तरफ जाते हो उतना अथॉरिटेरियन की तरफ आप, ये साइकिल है ना, ये अथॉरिटेरियन है, ठीक है ना, फ्रीडम 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 करके इतना ले लिया कि दोबारा आप वहीं पे आ गए। तो अब मार्क जकरबर्ग एक गॉड होगा, आपने अगर उसके बारे में कुछ गलत सोचा तो आपका फ्यूज यहीं से ऑफ कर देंगे, ना भी करे आपके इर्द गिर्द। अगर ये चलो ये बम वाली कैफियत ना भी हो, यहाँ पे 4 बंदे इस कमरे में बैठे हुए हैं, मेरे पास न्यूरल लगा हुआ, आपके पास, आपने कुछ प्लान बनाया कि इसको मार देना है,
हाँ। उसने मेरा दिमाग मैनिपुलेट कर दिया कि इसको मार दे। या फिर आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब आपके सामने लोग बैठे हुए हैं मगर आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि वो न्यूरल लिंक से कहीं और है। भाई आप जुर्म का सोच रहे हो, हाँ 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 सोचता हाँ, भी कैसे तूने भाई? आपका फ्यूज ही और ऑफ कर फ्यूज देंगे ऑफ वो। हो गया। अच्छा फिर क्या होगा? एक बड़ी वो बन जाती है ना कि यार इस किस्म की चीज़ अगर आ गई, चलो एक जनरेशन ने शुरू शुरू में सोसाइटी नॉर्म पे लगा दी और फिर इस किस्म की चीज़ें होना शुरू हो गई कि एकदम डिक्टेटरशिप नज़र आ रही है, आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं बगावत उठेगी। चले आपने बगावत को भी फ्रीडम दे दी, जिसको लगाना लगाए, जिसको नहीं लगाना नहीं लगाए। एक सोसाइटी बन गई जिसने न्यूरोलिंक नहीं लगाया हुआ, उन्होंने बोला कि यार पैरानॉइड जिसको आप कहते हैं, वो बड़े पैरानॉइड थे, उन्होंने शुरू से नहीं लगाया। जैसे लेकिन वैक्सीन डिनायर्स है। वैक्सीन डिनायर्स हैं, लेकिन उनका अगर वैक्सीन डिनायर्स पे कोविड का पासपोर्ट लाजमी हो गया तो वो कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। हाँ। सही, अगर घर से निकलने के लिए भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई तो लगानी तो पड़ेगी, हाँ। या नहीं लगाओगे तो घर पे बैठे रहो। इस तरह अगर आपने न्यूरालिंक इतना इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन कुछ लोग थे उन्होंने बोला कि भाई हमें लगाना ही नहीं है, अब दुनिया से वो कट गए। हाँ, सही है, आमिश हो गए ना, जैसे अमेरिका में आमिश आर्मिश है। हो गए। अब एक बड़ा लेवल जो बंदों का है, अच्छा पहले आपने लगा ली, फिर आपने बोला कि नहीं यार ये हम हटानी है, आपने सर्जरी से हटा ली, अब दुनिया समझे कि 50-50% में डिवाइड हो गई। तो जो न्यूरोलिंक वाले हैं वो बहुत स्पीड में तरक्की करते जाएंगे, और यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे? कम्पीट ही नहीं कर कम्पीट पाएंगे ही नहीं उससे। कर पाएंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो लाजमी तो है आपको, लेकिन मैड मैक्स वाला आपने सीन याद है कि एआई जो पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड जो दिखाते हैं उसके अंदर जो सीन चल रहे होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होंगी। डाइवर्जेंट मूवी है, जो सोसाइटी के अंदर अपना सेक्शंस या कैटेगरीज बनेंगी, वो इस किस्म की बनेंगी कि ये प्रो टेक्नो है, ये एंटी टेक्नो है, उस किस्म की चीज़ें बनेंगी। तो सोल्यूशन इस वक्त तक कोई मेरे जहन में तो नहीं है, मैं बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ कि यार हाँ सोल्यूशन ये है कि शायद हम अपने किसी ट्रस्टेड बंदे की ऐसी डिवाइस इस्तेमाल कर लें जो हमें पता हो कि हमारे साथ दगा ना करे। बात तो वही है, आपको अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी किसी ना किसी को। मगर वही ना, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सो फॉर एग्जांपल, इवन विद ऑल द गुडनेस इन माय हार्ट, मैं अगर एक अपना एक गंजी लिंक बनाता हूँ और सबको बांटता हूँ, एंड व्हेन आई नो कि यार आई हैव अ पावर ओवर अ मिलियन पीपल, वो क्या सोच है मेरे पास, तो मेरे गॉड फीलिंग तो आएगी, हाँ और इट विल करप्ट मी इवेंचुअली। भाई मज़े कि की मेरा बात दिल है, करेगा यार मुझे समझ नहीं आ रहा यार, उसामा ऑफ कर दिया यार। मज़े की बात है। आप जब पावर, आप एक पोजीशन पे ना, आप इमेजिन करेंगे एक वो लाइफ थी जहाँ पे मैं इस पोजीशन में नहीं था, और आज मैं प्रेजेंट में नहीं जा रहा। आप अगर लोगों का भला भी करना चाहते हैं ना, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, आपको भलाई का काम भी आपके लिए, अगर वो भलाई का काम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सारे फॉलोअर्स के लिए भलाई का काम हो। जिस तरह आप बच्चे को रोकते हैं, बच्चा जिद करता है, क्योंकि बच्चा उस लेवल पे नहीं होता तो उसको समझ भी नहीं आती, उसको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, उसके लिए खुशी है। आपको पता है कि इसके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ये रोएगा, परेशान कर देगा, इसको तकलीफ होगी। तो यहाँ पे ये कोलाइड हो जाती है ना कि यार मैं तो समझ रहा हूँ जो ग्रेटर गुड के लिए, कि मैं अगर मेरे पास दिमाग में ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, मैं बिल गेट्स बन गया, सही है, ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो जाए तो दुनिया अच्छी हो जाएगी, इंसान आप आराम से जी सकोगे, और मैं ये अच्छाई करने के लिए मैं कॉन्स्पायरेसी करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जिस लेवल पे बैठा हूँ मैं इसको सही समझ रहा हूँ, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हैं वो सही नहीं समझ रहे। तो पावर आप करप्ट नहीं कह सकते, मैं नहीं कहता किसी को करप्ट, मैं कहता हूँ कि यार हर कोई अपनी थिंकिंग के हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करता है जो उसको सही लगता है। अब जरूरी नहीं है कि उसका सही सही ही हो। अब यही चीज़ मैं कल पढ़ रहा था, इट वॉज अ वेरी कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू हरारी की किताब में, कि जितनी भी एम्पायर्स आई हैं और वो फैलती गई हैं, तो उनका एक नैरेटिव ये भी था कि तुम्हारी ही भलाई है, राइट। अगर हम डेविल्स एडवोकेट बने और हम ये देखें जी, हम ज़ाहिर हम देखते हैं कि जी अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने बड़ा प्लंडर किया, बड़ा लूटा, सब कुछ किया, मगर एक साइड ये भी कहती है कि जी अगर वो ना आते हमें रेलवे ट्रैक कौन देता, हमें ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कौन देता, या हमारी जो ज़मीनों की पैमाइश जो हमने आज तक की ही नहीं थी, लैंड रिकॉर्ड कीपिंग तो हमने आज तक की ही नहीं थी, वो उन्होंने करके दी। कनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम हमें बना के दिया। या अमेरिका को हम इतनी गालियाँ देते हैं, लेकिन वो जो ऑरेंज जो हम खाते हैं नारंगी, ठीक, किन्नू अमेरिका ने हमें गिफ्ट किया था, वो तो यहाँ उगता ही नहीं है, राइट। सो लाइक
एम्पायर्स का उस हरारी यही कह रहा था कि उनका एक नैरेटिव ये भी होता था कि भाई तुम्हें शायद अभी हम बुरे लगे कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम दूसरी कौम के लोग हैं, तुम पे गाजिब हो गए हैं, इन्वेडर्स हैं, बट इन द लॉन्ग रन इट्स फॉर योर ग्रेटर गुड। ऐसा अमेजोन पे जो ट्राइब रहते हैं, अमेजोन के जंगल में जो ट्राइब्स रहते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, कि वो बैकवर्ड है। बैकवर्ड है, क्या कर रहे हैं यार? हाँ, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है, अभी हाँ, नंगे मंगे घूम रहे हैं, हाँ, तीर चला रहे हैं, इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, बीमारियों से, मलेरिया से मर रहे हैं। या जो बिल गेट्स हमारे बारे में क्या सोचता है, अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचता है? अबे यार, ये अभी तक पोलियो खत्म नहीं कर पाए। हाँ, नहीं है ना, हम वो नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। हम अमेजोन वालों को जिस तरह नहीं समझ पा रहे, अमेजोन के जंगल वालों को, इसी तरह वो हमें नहीं समझ। अब पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली सही कौन है? भाई वही कहते ना, रूमी क्या कहता है, ट्रूथ इज रिलेटिव। ट्रूथ इज रिलेटिव, टाइम भी रिलेटिव है, ट्रूथ भी रिलेटिव है। जो मेरे लिए सही है शायद तुम्हारे लिए सही ना हो। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो इंसानों के दरमियान होता है ना, वो यहाँ पे होता है कि जब आप समझते हैं कि आप किसी के लिए भला करने, यहाँ रुक जाना चाहिए, सोचने दें अपने भलाई, वो खुद जाने, उसका काम जाने, ज़बरदस्ती मुसलत नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पॉइंट डिस्कशन ये बहुत लंबी है। खैर, इस पे फिर इंशाल्लाह दोबारा कभी सेटिंग लगाते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच उसामा। आज तो हमने काफ़ी रिकॉर्ड कीपिंग कह रहे हो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेंथ की एंड आई होप अगर जो लोग यहाँ तक पहुँच गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर नॉट गेटिंग बोर्ड, बट काफ़ी ज़बरदस्त बातें हुई एंड आई होप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ इन्जॉय किया होगा। और जाने से पहले उसामा का भी चैनल है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल का नाम आप खुद बता दीजिए। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। बिल्कुल भाई, लिमिट कर दिया पाकिस्तान, लेकिन दूसरे मुल्क के लोग भी आ सकते हैं उस इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में। वी आर ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज़। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा उसामा का चैनल भी, मेरा चैनल भी कर लीजिएगा। और अगेन पेट्रियन पे अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganji swag। फेसबुक पे अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप उस पर ले सकते हैं। यूट्यूब पे मेंबरशिप भी अवेलेबल है। आई विल सून बी स्टार्टिंग exclusive live content only for my members, for my paid members. तो ज़रूर उसको साइन अप कीजिएगा। और थैंक यू सो मच उसामा, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। और जो भी आपके इस पॉडकास्ट से रिलेटेड सवालात हो नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, या आपका कोई फीडबैक हो या कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो, वी वुड बी हैप्पी टू रीड थ्रू योर कमेंट्स एंड थ्रू योर फीडबैक। उसी चीज़ों से हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर से बेहतर करते हैं। और अगर आप कुछ और मज़ीद टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि उसामा के ज़रिए आप सुनना चाहते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। हम दोबारा एक सेटिंग लगा लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। एनी टाइम यू मोर देन वेलकम। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होगी। और खुदा हाफिज़।